एक बारी पूछ लू हाउ इज दी जोश एवरीबॉडी। बिल्कुल हाई जोश होना चाहिए, और इसी हाई जोश के साथ में पहले हम लास्ट क्लास का एक बारी रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा ऑफ ब्लड, हमने ब्लड का कॉम्पोजिशन पढ़ा था। हमने कहा था ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और हमने कहा था ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, पानी पानी जैसा है क्योंकि इसमें पानी होता भी है, इसमें पानी होता है, ठीक है ना बच्चा पार्टी। अब देखो अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड को बेटा हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ब्लड का पीएच होता है एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन। इसमें जो लिक्विड पार्ट होता है इसे बोला जाता है प्लाज्मा, जो इसका फ्लूइड मैट्रिक्स बनाती है, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है बेटा इसे बोला जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बेटा जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उसमें दो हिस्से होते हैं, एक होते हैं आपके ब्लड सेल्स, एक होते हैं आपके ब्लड प्लेटलेट्स। आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स, आरबीसी को बोला जाता है इराइथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के पास ग्रैन्यूल्स होती है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स के पास ग्रैन्यूल्स नहीं होती हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं तीन टाइप के, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, और ए ग्रैन्युलोसाइट होती है दो टाइप की, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा आपके पूरे ब्लड का होता है 55%, और अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करूं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 45%। अगर आपके चैट्स नहीं चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उसका लोड मत लो, सिर्फ सुनने में फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चैट्स लैग हो रही है, ऐप लैग हो जाए, चैट लैग हो जाए, ऐप क्रैश हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बच्चा। सिलेक्शन चाहिए, सिर्फ कान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई बात नहीं। मुझे ये समझ में आएगा कि तुम्हें सुनाई दे रहा है, सुनाई देना चाहिए बस, ठीक है, सुनाई और दिखाई देना चाहिए, बाकी चैट्स की चिंता मत करो। प्लाज्मा जो कि 55% होता है, इसमें बेटा मैक्सिमम होता है पानी 90 से 92%, लेकिन सिर्फ पानी होता है क्या? नहीं, इसके अलावा बच्चों 6 से 8% होते हैं प्लाज्मा के प्रोटीन्स। डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, जो सबसे अबंडेंट प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स, द मोस्ट अबंडेंट, द वन विच मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। नंबर 2 प्रोटीन्स आपने पढ़े हैं ग्लोब्यूलिन्स, जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एनसीईआरटी में डिफरेंट टाइप तो नहीं दिया हुआ है, पर 3 टाइप्स होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा ट्रांसपोर्ट करती हैं कुछ विटामिन्स का, तो वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हो गई। लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ग्लोब्यूलिन का, जो गामा ग्लोब्यूलिन है, इससे आप इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीबॉडी बोलते हो, जो आपको डिफेंस इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और तीसरे प्रोटीन्स के बारे में जो आपने एक साथ में कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स पढ़े, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, यह आपकी क्लॉटिंग में हेल्प करेगी। यह यूजुअली इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन जब आपको जरूरत है तो ये एक्टिव हो जाएगी और ब्लड क्लॉटिंग में मेरे बच्चों हेल्प करेगी। तीनों का फंक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब 90 से 92% पानी हो गया, 6 to 8% प्रोटीन्स हो गए मैम, तो मैक्सिमम पार्ट तो हमने प्लाज्मा का कवर कर लिया। बट इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन इन स्मॉल अमाउंट। इसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स इन द ट्रांजिट स्टेट, मतलब हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, ट्रांजिट स्टेट में होते हैं, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, ठीक है ना, ट्रांजिट स्टेट में होते हैं। इसके अलावा बेटा क्या होता है, और इसके अलावा आपके हार्मोन्स भी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी आपके बेटा इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, गैसेस भी आपके इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट बच्चा पार्टी। तो ये आपने पढ़ा अबाउट दी प्लाज्मा। प्लाज्मा में से मैं अगर क्लॉटिंग प्रोटीन्स को हटा दूं तो वही प्लाज्मा सीरम में कन्वर्ट हो जाता है। सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी सीरम क्या क्लॉट कर सकता है? आंसर है नो, सीरम क्लॉट नहीं कर सकता है। फिर अब हमने बात की थी रेड ब्लड सेल्स के बारे में, इराइथ्रोसाइट्स के बारे में, जिनका नंबर होता है, कितना होता है? 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। यस, लाल रंग का होता है क्योंकि उनके अंदर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। सारे के सारे ब्लड सेल्स बेटा जहां से बनते हैं
वो होता है बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, आपका ऐसा बोन है और बोन में बेटा इस पे तो होता है सेंटर पे येलो बोन मैरो और इधर इधर होता है रेड बोन मैरो। सारे ब्लड सेल्स बच्चों, सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन आपके रेड बोन मैरो में ही होता है, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे आपकी आरबीसी हो, या फिर इनफैक्ट आपकी प्लेटलेट्स हो, क्योंकि यहां पे होते हैं कुछ ऐसे मदर सेल्स। मदर कौन होती है, जो जन्म देती है, तो यहां पे कुछ मदर सेल्स होती है जिन्हें स्टेम सेल्स बोला जाता है, जिनसे आगे जाकर ये सारे के सारे सेल्स या प्लेटलेट्स बनते हैं। बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स बन गए, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस कभी तो होता था, इमेच्योर आरबीसी में होता है, लेकिन एक मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। मैम इसका क्या कारण है, इसका कारण है कि पूरा का पूरा स्पेस हमने क्रिएट किया है फॉर हीमोग्लोबिन। सारा स्पेस हमने हीमोग्लोबिन के लिए क्रिएट कर दिया। और हीमोग्लोबिन क्यों जरूरी है, ताकि आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो पाए, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन और CO2 बाइंड करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। आरबीसी की शेप होती है सर्कुलर बोल लो, राउंड बोल लो, या बाइकॉनकेव होती है, जो हमने पढ़ा है, राइट। आरबीसी की डेथ बेटा होती है 120 दिन में, उनकी लाइफ साइकिल हो जाती है 120 दिन की। और स्प्लीन में होती है इनकी डेथ, स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। फिर हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में। आरबीसी तो मिलियन में थी, लेकिन आपकी डब्ल्यूबीसी होती है सिर्फ 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। ये इतनी कम है, बट इतनी कम ही बेटा जोरदार तरीके से काम करती है। आपके डिफेंस मैकेनिज्म में मिलियन में प्रेजेंट होने की जरूरत भी नहीं है। डब्ल्यूबीसी में अगर ग्रैन्यूल्स हैं तो वो ग्रैन्युलोसाइट कहलाएगी, ग्रैन्यूल्स नहीं है तो ए ग्रैन्युलोसाइट कहलाएगी। ग्रैन्यूल्स जिनमें होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। आपने इस तरीके की टेबल बनाई थी, मैं इसी टेबल से आपको लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी जो हमने पिछली क्लास में नहीं किया था। ये आपकी ग्रैन्युलोसाइट्स है, आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, इसमें भी ग्रैन्यूल्स हैं, इसमें भी ग्रैन्यूल्स हैं, इसमें भी ग्रैन्यूल्स हैं। न्यूट्रोफिल की खास बात यह कि इनका अगर अपीयरेंस देखोगे तो मल्टीलोब्ड न्यूक्लियाई है, एक ही न्यूक्लियस के बहुत सारे लोब्स हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये होती है मल्टीलोब न्यूक्लियाई, 2 to 5 लोब न्यूक्लियाई। इओसिनोफिल जैसे हेडफोन लगा के तुम लोग बेटा सुन भी रहे होगे ना, अभी हेडफोन शेप न्यूक्लियाई, लगता है हेडफोन का शेप है। बेसोफिल का देखो पर्टिकुलरली एनसीईआरटी में कोई शेप नहीं दिया हुआ है, कहीं पे 3 लोब भी पढ़ लोगे। इसका मोस्ट कॉमन अगर आपको डिफाइन करना हो तो एस शेप न्यूक्लियाई होती है। आपके डब्ल्यूबीसी में पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी तो चलो 6000 से 8000 है, बट इसमें भी सबसे मैक्सिमम क्या, सबसे मिनिमम क्या, तो मैक्सिमम होती है आपकी न्यूट्रोफिल। 60 से 65% आपकी सिर्फ न्यूट्रोफिल होती है और 0.5 से 1% सबसे कम आपकी बेसोफिल होती है। इनका अपीयरेंस याद रखना, इनकी परसेंटेज याद रखना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है, और इनके फंक्शंस भी एनसीईआरटी में गिवन है। तो फंक्शन बेटा मैंने पिछली क्लास में आपको लिखवाया था, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगी। तो पहले मेरे को बहुत सारा बेटा थैंक यू बोलो, बोलो थैंक यू सारे बच्चे। लगातार बोला मैंने अपने सपोलो के लिए, पेट में दर्द हो गया मेरे, ठीक है। रिवाइज हो गया सभी बच्चों को, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना, ठीक है ना, यस। बरसाने के लिए मेरे अर्जुना आधा घंटा भी रिवाइज किया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 वाला याद करो तुम लेक्चर। बट इट्स ओके बेटा, आई ऑलवेज से इट इज ओके एज लॉन्ग एज माई किड्स आर लर्निंग, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हारे फंक्शन तो यहां पे लिख लिए, बट इसको मैं समझाऊंगी। और देखो ए ग्रैन्युलोसाइट के लिए हम टेबल अलग से बनाएंगे, ए ग्रैन्युलोसाइट के लिए, पर इनके फंक्शन को थोड़ा समझाने के लिए ना, या इनके फंक्शन से रिलेटेड 1-2 इंफॉर्मेशन लिखने के लिए हो सकता है हम टेबल से बाहर जाएं। अगर आपके पास टेबल में जगह है तो वेल एंड गुड, मेरे पास टेबल में जगह नहीं है तो मैं इसको अगले स्लाइड में नोट डाल के लिखवाऊंगी, ठीक है, पूछी जाएंगी। और जब आप 12वीं क्लास में पहुंच गए, पढ़ लिख कर गलती से पास हो गए, तो तुम्हें बेसोफिल का जो ये फंक्शन मैं यहाँ पे बताऊंगी वो वहां पे भी काम में आएगा 12th क्लास में, ठीक है ना। व्हाट आर ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स आर ग्रैन्यूल्स। जैसे बेटा रेत सैंड में अगर तुम सैंड के पार्टिकल्स को देखो तो ग्रैन्यूल्स है ना, वैसे ही ग्रैन्यूल्स होते हैं। एक्चुअल में आप ब्लड सेल्स को कैसे देख पाते हैं, जब आप इनको स्टेन करते हैं। तो जब आप इनको स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं ना बच्चों, तब ही तो आप इनको देख पाएंगे ना, विजिबल तो तभी होंगे। तो ये ग्रैन्यूल्स ना अपने अंदर कलर लेते हैं जिनकी वजह से आपको ये दिख पाते हैं, तभी तो आप इनको देखते हो स्टेन करके।
ठीक है। बेसोफिल बेसिक स्टेन लेता है, बट ये सब डिटेलिंग आपकी काम की है ही नहीं, ठीक है ना। और एओसिनोफिल को सब होता है अट्रैक्टिंग ना, हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। हम बचपन से वैसे नेचर होते हैं, आप दिमाग में एकदम बेटा याद कर लो ये चीज, ये बार बार पूछी जाती है। आपका जो न्यूट्रोफिल होता है वो अमंग द ग्रैन्युलोसाइट्स फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। ये कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसे एनगल्फ कर लेता है, खा लेता है, और खा के मतलब एनगल्फ करके उसे डिस्ट्रॉय करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। जब मैं अभी आपको बेटा ए ग्रैन्युलोसाइट बताऊंगी तो उसमें भी एक फैगोसाइटिक सेल है, वो है आपका मोनोसाइट। तो हमेशा याद रखना, मोनोसाइट इज ऑल्सो फैगोसाइटिक इन नेचर, न्यूट्रोफिल इज ऑल्सो फैगोसाइटिक इन नेचर, मींस फैगोसाइटोसिस करते हैं। सिंपल सा सवाल पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते। और देखो 12th में ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस करके एक चैप्टर पढ़ोगे आप, बोलते हैं। अच्छा, और ये जो फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन थी अगले पेज में लिखूंगी, अभी सिर्फ समझा रही हूं। बेटा एओसिनोफिल को आप क्या बोलते हो, देखो अगेन स्टार मार्क, 12th क्लास में इसके बारे में भी पढ़ोगे। हमने इसके बारे में लिखा हुआ है कि इट इंक्रीजेस ड्यूरिंग हेलमिंथ इन्फेक्शन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हेलमिंथ पता चल रहा है ना, जैसे तुम पढ़ते हो प्लैटी हेलमिंथ, एशके हेलमिंथ, मतलब पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। अगर आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो उस पैरासाइटिक इन्फेक्शन को कम करने के लिए एक्चुअल में ये रिलीज होते हैं। तो इसका अमाउंट अगर बढ़ रहा है, अगर डॉक्टर ने चेक किया कि यार आपका एओसिनोफिल बढ़ा हुआ है, तो वो 2-3 कारण आपको बता सकता है कि हो सकता है आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है या फिर आपको बॉडी में पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया है, कोई किसी पैरासाइट ने हमला किया है, ठीक है। तो क्योंकि इसका अमाउंट पैरासाइटिक इन्फेक्शन में बढ़ा हुआ दिखता है और एलर्जी के वक्त में बढ़ावा दिखता है। अब जब एलर्जी के केस में बढ़ावा दिखता है ना, तो लोग सोचते हैं कि क्या ये एलर्जी करवा रहा है क्या? नहीं, ये एलर्जी करवाता नहीं है, एक्चुअल में ये एंटी एलर्जिक है। एलर्जी के अपोजिट, एलर्जी के सिम्टम्स को कम करने के काम में आता है। एलर्जी में इसका अमाउंट इसीलिए बड़ा होता है क्योंकि ये एंटी एलर्जिक होता है। कैसे एंटी एलर्जिक होता है इसको मैं आगे भी बताती हूँ। एनसीईआरटी में सिर्फ ये लिखा हुआ है, अगर एओसिनोफिल का अमाउंट बढ़ा हुआ दिखा, यानी कि मेरे बच्चों एलर्जिक रिएक्शन या फिर किसी तरीके की पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अब ये तो बेटा आप लोगों के एज अ बायो के स्टूडेंट्स, एज अ मेडिकल के स्टूडेंट्स, आपको इसका तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक पता ही होना चाहिए। बेसोफिल इन्फ्लेमेशन करवाता है। अब इन्फ्लेमेशन होता क्या है और बेसोफिल ऐसा क्या सिक्रीट करता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होते हैं, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। हेलमिंथ इन्फेक्शन इज व्हाट? खुशी बेटा प्लीज गो थ्रू एनिमल किंगडम चैप्टर, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हेलमिंथ, ठीक है। लो वॉइस सर, एक्सक्यूज मी। टेबल पे जगह है तो आप टेबल में लिख लो, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे जैसे आप नोट फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक, खोलो। प्लाज्मा कहां दिया हुआ है एक बार मेरे को बताओ। 193। बेटा ये तुम्हारा होमवर्क है कि स्प्लीन कहां होता है, गूगल है तुम्हारे पास? मैं बेटा बॉडी का डिसेक्शन करके नहीं बताऊंगी अभी, ठीक है। थोड़ा सा खुद तुम रिसर्च करके आओ, फिर नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें डेफिनेटली बताऊंगी एग्जैक्ट पोजीशन स्प्लीन की, ठीक है। तुम एक इमेज देखना बहुत आसानी से बेटा स्प्लीन की लोकेशन, और तुम्हें उससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि एग्जैक्ट पोजीशन स्प्लीन की कहां होती है। नहीं पता चलेगा तो 95 या 190, कोई दिक्कत नहीं, ये मैं सोचना कि मैं बताएंगी नहीं, ठीक है ना। 90 से 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर, प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट, ठीक है। यस, हाँ। Fibrinogen, globulin, albumin are the major plasma proteins. Fibrinogens are needed for clotting or coagulation of blood. Globulins are involved in defense. मैंने सही स्पेलिंग लिखी थी, डिफेंस, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। और बेटा एक बात कहूं, इस लाइन के अलावा इधर उधर आड़ा तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं आता। एल्ब्यूमिन प्रोटीन मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोब्यूलिन बेटा हेल्प इन डिफेंस, गामा ग्लोब्यूलिन करती है स्पेसिफिकली, एंड क्लॉटिंग प्रोटीन यानी फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ठीक है। फिर आपके आयंस होते हैं स्मॉल अमाउंट में, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट स्टेट, इधर उधर जाते रहते हैं, ठीक है। फैक्टर्स फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म, क्योंकि आपकी नॉर्मल कंडीशन में प्लाज्मा ब्लड क्लॉट थोड़ी हो रहा है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब क्लॉटिंग होनी होती है तब इनका एक्टिवेशन होता है, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। अगर मैं प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दूं तो वो सीरम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत सारे लोगों ने नियर टू स्टमक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पर पता है कि अगर मैं तुम्हें बता भी दूं ना मैम नियर स्टमक होता है, तो तुम्हें आई थिंक डायग्राम देखने से ज्यादा समझ में आएगा, है ना। जब तुम ड्रॉ मतलब तुम पोजीशन देख लेते हो ना और देख लेते हो कि एग्जैक्टली कैसा दिखता है, तो ज्यादा समझ में आएगा। भले मैं बोल दूं इसके पास होता है, इसके करीब होता है, इसके पीछे होता है, इसके आगे होता है, स्टमक के पास होता है ना। चलो, इराइथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल दी सेल्स इन द बॉडी, ठीक है। A healthy adult man on an average has 5 to 5.5 million RBC per mm cube of blood, ठीक है। RBCs are formed in red bone marrow in adult. RBC का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। RBCs are devoid of nucleus. RBC के पास कोई डिवॉइड मतलब एब्सेंट, RBC के पास न्यूक्लियस नहीं होती है। In most of the mammals and biconcave in shape. हम भी क्या है, मैमल्स। मैक्सिमम मैमल्स में न्यूक्लियस नहीं होती है विद सम एक्सेप्शन, ठीक है, लाइक कैमल, ठीक है। एंड क्या शेप होता है, बाइकॉन्केव इन शेप, ठीक है। तो हम मैमल से ये बात तो पता है ना, हम मैमेलिया से बिलोंग करते हैं। ह्यूमंस आर द एग्जांपल ऑफ क्लास मैमेलिया। हम फाइलम कॉर्डेटा है, हम क्लास मैमेलिया। अच्छा, तुम्हें तो एनिमल किंगडम पढ़ाई दिया है, तो हम तो क्लास मैमेलिया है ना।
तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स में बेटा डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस विद सम एक्सेप्शंस लाइक कैमल, मैंने बताया, उन एक्सेप्शंस को छोड़ दो, ठीक है। दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बॉडी ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स आर बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। ये वाला बेटा डेटा आप नोट डाल के लिख लो, क्योंकि हम जब बेटा कैलकुलेशंस करवाते हैं तो हम आपको 100 ml के लिए 15 ग्राम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। मैंने वहां पे भी तुम्हें बताया था कि अगले चैप्टर में ये दिया हुआ है कि 12 से 16 ग्राम होता है, पर जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है ना तो हम 15 ग्राम लेके चलते हैं, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हेल्दी इंडिविजुअल में पर 100 ml एवरेज में 12 से 16 ग्राम होता है, फीमेल में थोड़ा कम होता है, मेल्स में ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, हमने कैलकुलेशन करने के लिए 15 का डेटा लेके चले थे हम, है ना। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases, बता चुके हैं हम। एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन की होती है और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में, जिसे बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, एक दैट्स इट क्या अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, अब इन टाइप ऑफ WBCs के बारे में तो मैं एक ओवरऑल रिवीजन करा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। हमने पढ़ा बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ WBC के बारे में, हालांकि हमने ए ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में कल मेजरली पढ़ा था। ग्रैन्युलोसाइट्स तो हम उससे पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। कल हमने देखा था कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल जो कि एक ग्रैन्युलोसाइट है और मोनोसाइट जो कि एक ए ग्रैन्युलोसाइट है, ये दोनों फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, मतलब ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फ कर लेना फॉरेन पैथोजन को और एनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर लेना। एनगल्फ मतलब, ठीक है, खाके डिस्ट्रॉय कर देना, दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। मोनोसाइट्स भी करती हैं और न्यूट्रोफिल्स भी करती हैं। मैम इओसिनोफिल्स का क्या काम होता है? इओसिनोफिल्स एलर्जी के केस में बड़ी हुई दिखती हैं क्योंकि वो एंटी एलर्जिक होती हैं। पैरासाइट या हेलमिंथ इन्फेक्शन बोल लो, उसमें भी बड़ी हुई दिखती है क्योंकि वो एंटी पैरासाइटिक होती है, ठीक है। तो इओसिनोफिल एंटी एलर्जिक इसीलिए होती है क्योंकि वो एक चीज रिलीज करती है जो हिस्टामिन के अपोजिट काम करता है, एंटी हिस्टामिन, जिसे बोला जाता है हिस्टामिनीडेज। तो ये इस तरीके से मैम एलर्जी को कैसे रोकती है, क्योंकि एलर्जी में यूजुअली ना हिस्टामिन बढ़ा हुआ दिखता है इन्फ्लेमेशन के वक्त, तो ये एंटी हिस्टामिन प्रोड्यूस करके उसके इफेक्ट को कम कर देती है। जब हिस्टामिन की बात होती है तो आपने बेसोफिल्स के बारे में पढ़ा था, और बेसोफिल्स जो होती है बच्चों, जो लीस्ट होती है पर इनका काम होता है जबरदस्त, क्योंकि ये 3 चीजों को प्रोड्यूस कर सकती है। एक है हिस्टामिन, एक है सेरोटोनिन, एक है हेपारिन। हेपारिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, हिस्टामिन ब्लड वेजल्स को डायलेट कर देता है, चौड़ा कर देता है। सेरोटोनिन ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, उसके डायमीटर को कम कर देता है। अगर आपको कट लग जाए, छोटा कट लग जाए तो क्लॉट तो हो ही जाता है, और ऐसा नहीं है कि क्लॉट होने से पहले आपका खून एकदम बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा, नहीं। उस टाइम पे सेरोटोनिन आपकी ब्लड वेजल्स की डायमीटर को कम करके ब्लड का फ्लो रोक देता है। तो सेरोटोनिन एक तरीके का वैजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये बेसोफिल्स बेटा इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? जब मधुमक्खी ने काटा तो वो एरिया रेड हो गया, स्वेल हो गया, वार्म हो गया, पेन हो रहा था, वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है जो बेसोफिल्स करवाता है। फिर आपने मोनोसाइट्स के बारे में तो पढ़ ही लिया। लार्जेस्ट WBC होती है बीन शेप, किडनी शेप न्यूक्लियाई होता है, हॉर्सशू शेप न्यूक्लियाई होता है। लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो 2 तरीके के लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो आपके इम्यून रिस्पॉन्सेस में काम करते हैं, ठीक है। फिर आपने बेटा इसके बाद क्या पढ़ा? इसके बाद आपने क्लॉटिंग ऑफ ब्लड पढ़ा ना, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा। ब्लड प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, इनका अमाउंट होता है 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। ब्लड प्लेटलेट्स का मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। ये बनते कहाँ हैं? आपके बोन मैरो में। बोन मैरो में कहाँ बनते हैं मैम? मेगाकैरियोसाइट में। मेगाकैरियोसाइट कहाँ से आते हैं मैम? तो रेड बोन मैरो में स्टेम सेल से आते हैं मैम। मेगाकैरियोसाइट क्यों बोला मैम? क्योंकि मेगा मतलब लार्ज, न्यूक्लियाई होता है मैम। इसी में से पिंच ऑफ करके टूट टूट के इरेग्युलर शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होती है, सेलुलर फ्रैगमेंट्स होते हैं जो आपके ब्लड प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं। इनके अंदर भरा होता है कमाल का थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसके पास कोई न्यूक्लियाई नहीं होता, ये तो सेल के टुकड़े होते हैं बच्चे, ठीक है ना। थ्रोम्बोप्लास्टिन लेकिन बहुत जरूरी है क्योंकि वही ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स की लाइफ साइकिल होती है 1 सप्ताह या 1 वीक। क्लॉटिंग कैसे होती है? जैसे कि हमारी सपोला आर्मी ने कल बहुत सुंदर, बच्चों ने एग्जैक्ट वैसा ही डायग्राम बनाया था जैसा मैम ने बनाया था। तो बच्चों ने एग्जैक्टली इसके सर पे बिल्कुल सपोला बना के ये बता दिया कि यस मैम हम सपोला आर्मी है। तो सपोला के सर पे बेटा अगर हथौड़ा बजाएंगे, बजाना पड़ेगा, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो सपोला के सर पे हथौड़ा भी बजाना पड़ सकता है, फिर खून निकलेगा। खून निकलेगा तो तुम करेगा उए 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 उए, तो नहीं करते हो, ठीक है। तो छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता, उए उए नहीं करना है, ठीक है। तो हथौड़ा मारा ना तो
खून निकलेगा, खून निकलेगा तो यार क्लॉटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी और यहाँ इंजर्ड टिश्यू सबसे पहले स्टार्ट प्रोड्यूसिंग करेंगे। स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, मेरी अंग्रेजी बेटा कमाल की अंग्रेजी निकलती है, हिंदी अंग्रेजी मिक्स होके स्टार्ट प्रोड्यूसिंग करेगा, ठीक है। तो क्या स्टार्ट प्रोड्यूसिंग करेगा बेटा? इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टिश्यू जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेगा, प्लेटलेट्स और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन से बेटा क्लॉटिंग इनिशिएट होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रू अ कैस्केड ऑफ रिएक्शन, थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? थ्रोम्बोकाइनेज बनाएगा। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बिन जब एक्टिव हो जाएगा तो वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन्स में कन्वर्ट करेगा। तुम लोग को एनिमेशन बहुत अच्छी लगी थी, मैंने कमेंट्स पढ़े थे। तुम्हारे कमेंट्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपस में तुम लोग बेटा जो चिटिया रहे होते हो उसके बीच में से ढूंढना पड़ता है। और फिब्रिन ही वो नेटवर्क ऑफ थ्रेड होता है जो क्लॉट या कोगुलम फॉर्म करता है, जिसमें तुम्हारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी ट्रैप्ड होते हैं और वो फिर बेटा हार्ड हो जाता है विद टाइम। और कैल्शियम आयन आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही होती है। डन 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 एवरीबॉडी, डन 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 एवरीबॉडी, ठीक है। थम्स अप दे दो। अरे तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते ना अंग्रेजी बेटा उल्टी फुल्टी। 194 as they are colorless due to lack of hemoglobin। रेड ब्लड सेल के पास कलर ही इसलिए आता है क्योंकि उसके पास आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, इसके पास वैसा कोई पिगमेंट नहीं होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, एवरेज है इतना। ऑफ कोर्स आपकी आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियाई, लेकिन आपके डब्ल्यूबीसीज में तो अलग अलग में अलग अलग टाइप ऑफ न्यूक्लियाई थे, आपने देख लिया। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। देखो बेटा ये लाइन याद तो रहनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हमने आरबीसी का लाइफ स्पैन लिखा हुआ है 120 दिन, पर हमने किसी ल्यूकोसाइट का लाइफ स्पैन नहीं लिखा। इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ल्यूकोसाइट्स में अलग अलग ल्यूकोसाइट की लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। इनफैक्ट बेटा जब वो टिश्यू में होते हैं आपके पर्टिकुलर टाइप के डब्ल्यूबीसी तो उनकी लाइफ स्पैन अलग होगी। जब आपके ब्लड में रिलीज हो जाते हैं तो उनकी लाइफ स्पैन अलग होती है, क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन फिक्स नहीं होती है, इसीलिए हमने इनकी लाइफ स्पैन अलग से मेंशन नहीं की है। बट आप ऐसे लिख सकते हो कि इनकी लाइफ स्पैन छोटी ही होती है। डिफेंस में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेटा इनकी लाइफ स्पैन कम ही होगी, ठीक है। आगे वी हैव टू मेन कैटेगरी ऑफ डब्ल्यूबीसी। एक बेटा आपके पास ग्रैनुलोसाइट्स हैं, एक आपके पास ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। अच्छा एक बारी मैंने एक वो पढ़ा था, एक कमेंट एक बच्चा कर रहा था, मैम आप एनसीईआरटी की लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया करो। बेटा अब एक फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको, ऑफ कोर्स करना ही चाहिए, लेकिन अब जैसे ये वाली लाइन है इसको अगर मैं नहीं बताऊंगी तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा है ना, इसीलिए कुछ कुछ लाइंस को मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि इसका मतलब तो आपको समझ आ रहा है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट। अब इसे हिंदी में बोलूंगी, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल, बेसोफिल विभिन्न प्रकार के ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? जहां जरूरत है बेटा वो मैं डेफिनेटली तेरे को एक्सप्लेन करके दूंगी, ठीक है। While lymphocytes and monocytes are agranulocyte, ये lymphocyte और monocyte बेटा क्या होते हैं? agranulocyte होते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल, परसेंटेज बहुत ज्यादा जरूरी फॉर योर नीट एग्जाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं, 60 से 65% होते हैं बच्चों, एंड बेसोफिल सबसे कम होते हैं 0.5 to 1%। मैक्सिमम और लीस्ट तो बेटा पूछते ही हैं, बट इस चैप्टर में बच्चों ये सारी चीजें दी हुई है, सबका परसेंटेज दिया हुआ है, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर। देखो ये दोनों फैगोसाइटिक है और मोनोसाइट का परसेंटेज भी दिया हुआ है 6 से 8%, ठीक है। फैगोसाइटिक इन नेचर विच डिस्ट्रॉयज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आ रहा है वो उसको आप डैमेज कर देते हो, उसको आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, वैजोडाइलेटर, सेरोटोनिन, वैजोकॉन्स्ट्रिक्टर, हेपारिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट एंड आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। देखो जब डीआई हुआ है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन तो आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मतलब क्या, हिस्टामिन मतलब क्या, सेरोटोनिन मतलब क्या, या फिर बच्चों क्या, या फिर क्या, हेपारिन मतलब क्या। समझ आ रही है बच्चा पार्टी? इओसिनोफिल 2 to 3% होती है, इट रेजिस्ट इन्फेक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है, रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब क्या, बचाना, तभी तो हम बोल रहे हैं एंटी पैरासाइटिक। हेलमिंथ इन्फेक्शन या पैरासाइटिक इन्फेक्शन में बढ़ा हुआ है क्योंकि उसको रोकने के काम में आ रहा है। एंटी पैरासाइटिक, एनसीईआरटी में ना ऐसी छोटी छोटी बातें लिख लिया करो, एनसीईआरटी में ऐसी छोटी छोटी बातें बच्चा पार्टी लिख लिया करो। एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद
एलर्जिक रिएक्शन एसोसिएटेड, क्यों? क्योंकि एंटी एलर्जिक है, क्योंकि एंटी एलर्जिक है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट जो कि 20 से 25% होती है, आर टू मेजर टाइप बी एंड टी फॉर्म, बोथ बी एंड टी lymphocytes आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ बॉडी। डन, डनाडन, डन। अब हम लास्ट ब्लड का कंपोनेंट करेंगे, दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स। आप कौन सी बुक से पढ़ा रही हो बेटा? एनसीईआरटी अब ओल्ड है या न्यू है ये तो नहीं पता, ठीक है। चलो फटाफट से, अच्छा इसकी शक्लें भी एक बार ही देख लेना, आइडेंटिफिकेशन के लिए आती है बच्चों। या आपकी बी लिम्फोसाइट, या आपकी टी लिम्फोसाइट, या आपके मोनोसाइट हॉर्सशू शेप न्यूक्लियाई, या फिर क्या बोला, किडनी या बीन शेप बैन बोल रही हूं। मिस्टर बीन देखते थे। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, हेडफोन शेप देख रहे हो, इओसिनोफिल्स, ठीक है। ये प्लेटलेट्स हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ये आपकी आरबीसी है, ठीक है। चलो चलो, प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। दे आर दी सेल फ्रैगमेंट, एंड ये सेल फ्रैगमेंट किससे प्रोड्यूस हुए? दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट स्पेशल सेल इन बोन मैरो। अब आई डोंट थिंक कि तुम्हें इसमें 1% की भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा इसको हमने देखा, डायग्राम में देखा कि कौन से सेल है मेगाकैरियोसाइट, मैम कहां है, किससे बनते हैं, तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम होनी चाहिए। बोन नॉर्मली कंटेन, बोन में कितने आपके पास बोन, ब्लड, वही मैं सोचूं बोन मैंने क्यों पढ़ा, ब्लड यूजुअली कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख बेटा प्लेटलेट्स per mm cube of blood. Platelet can release a variety of substances, most of which are involved in clotting of blood. तो बेटा ये substances क्या है? ये एनसीईआरटी में नोट कर लो, ये एनसीईआरटी में नोट कर लो, क्या है ये substances? ये substances है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। A reduction in their number can lead to clotting disorder. Of course, जो चीज clotting में हेल्प कर रही है, अगर उसका नंबर रिड्यूस हो जाएगा तो clotting disorder तो होंगे ही ना यार, क्लॉटिंग डिसऑर्डर तो होंगे ही, which will lead to excessive loss of blood from body. भाई कट लगा, काम करना चाहिए था प्लेटलेट को, अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो खून तो ज्यादा बहेगा ही ना भाई, बिल्कुल रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने कर लिया। अब देखो बेटा, एक बच्चा कह रहा है मैम ब्लड ग्रुप में बाद में पढ़ाऊंगी, क्योंकि जब ब्लड क्लॉट के बारे में पढ़ते हैं ना, सॉरी प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो मैं उसी के साथ में कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ाती हूँ, तो उस ब्लड पहले कोगुलेशन पढ़ेंगे फिर बेटा ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो पहले हेडिंग डालोगे ब्लड, तुम्हें पढ़ाती हूँ। अब देखो क्या लिखा है इसमें, you know when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stop flowing after some time. बोला अगर आपने बाई चांस अपने आप को इंजर कर लिया या कट लग गया तो ऐसा नहीं होगा कि आपका ब्लड कंटिन्यूसली घंटों भर बहता रहेगा, कुछ टाइम के बाद आपकी जो क्लॉटिंग है वो रुक जानी चाहिए। डू यू नो वाई? अरे भाई डू यू नो वाई? बिकॉज ब्लड एग्जिबिट्स कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रेस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा, ठीक है ना। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, बोल रही हूँ, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी, ठीक है। ये इसीलिए होता है ताकि एक्सेसिव लॉस ब्लड का ना हो। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड द डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, ये जो बेटा रेडिश ब्राउन स्कम बोल रहे हैं ना, स्कम बोलते हैं, स्कैब बोलते हैं, जो चोट है बेसिकली, जो चोट लगती है ना उसको ये बोलते हैं, ठीक है। जो चोट आपको लगी दैट इज द स्कम, ठीक है। फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और इंजरी ओवर अ पीरियड टाइम। एक्चुअली में ये चोट क्या है? ये वो फाइब्रिन है, फाइब्रिन का नेटवर्क जो बना था जिसमें आपके प्लेटलेट्स और ब्लड सेल्स आपकी ट्रैप हो गई ना, ये वो जाल है। इट इज अ क्लॉट और कोगुलम फॉर्म्ड मेनली of a network of threads called fibrin in which the dead and damaged formed elements of blood are trapped. आपके formed elements उसमें trap होते हैं। Fibrins are formed by conversion of inactive fibrinogen by the plasma by enzyme thrombin. अब आप खुद सोच के देखो बच्चों, हम क्यों बोलते हैं कि एनसीईआरटी को टीचर एक्सप्लेन करे तो तुम्हें बेटर समझ में आए। अब देखो इन्होंने क्या किया ना बेटा, इन्होंने सबसे लास्ट वाले स्टेप्स को सबसे पहले लिखा है। अगर तुम्हें सीक्वेंस में स्टेप बताया जाए तो तुम्हें बेटर समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि बच्चा इसको भी पढ़ के समझ लेता है, बट इन्होंने सबसे पहले लास्ट स्टेप लिख दिया है कि फिब्रिन जो क्लॉट बनता है, एक्चुअल में वो क्लॉट तब बनता है जब थ्रोम्बिन इनएक्टिव फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो थ्रोम्बिन इन टर्न आर एक्टिवेटेड फ्रॉम इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। बोला थ्रोम्बिन तब बनता है जब आप प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिवेशन करो थ्रोम्बिन में। न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, कोई बात नहीं, पुरानी में है, आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड ट्रॉमा का मतलब होता है और ज्यादा गहरी इंजरी, जैसे ये कट लगा, ये तुम्हारे लिए ट्रॉमा नहीं है, हालांकि तुम्हारे लिए ट्रॉमा हो सकता है, इतना सा कट लग जाना तो बेहोश हो गए, और एक्सेसिव इंजरी हो जाती है उसको ट्रॉमा बोलेंगे, ठीक है ना। An enzyme complex called thrombokinase is required for the above reaction. Prothrombin को thrombin में convert करने के लिए आपको चाहिए thrombokinase. This complex is formed by a series of linked enzyme reaction cascade process involving a number of factors present in plasma in inactive state. Very, 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 very important line. बोला कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए थ्रोम्बोकाइनेज, और फिर आगे लिखा है कि थ्रोम्बोकाइनेज को बनाने के लिए कैस्केड ऑफ रिएक्शन चाहिए। ये वर्ड को हाईलाइट करो, ये वर्ड की स्पेलिंग क्या है? कैस्केड। इस वर्ड को हाईलाइट करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैस्केड का मतलब थ्रोम्बोकाइनेज एक सीरीज ऑफ स्टेप ऑफ रिएक्शन से बनता है, एक बार में नहीं बनता है, ठीक है ना। It involves cascade involving a number of factors present in plasma in inactive form
and injury or trauma stimulate the platelets in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation. जब इंजरी होता है तो इंजरी स्टिमुलेट करती है प्लेटलेट्स को. हमने देख लिया कैसे स्टिमुलेट होती है, पहले प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन इंजर्ड टिश्यू से हुआ, फिर प्लेटलेट्स ने और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाई. ठीक है ना. सर्टेन फैक्टर रिलीज्ड बाय द टिश्यू. व्हाट आर दीस सर्टेन फैक्टर? नाउ यू टेल मी. दिस इज व्हाई एनसीईआरटी ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट. कहां से पता चलेगा ये सर्टेन फैक्टर क्या? लिख लो अब एनसीईआरटी में. और क्या फाइनल रिवीजन जब भी करोगे तो एनसीईआरटी से करोगे, हमेशा एनसीईआरटी से करोगे. तो यहां पे लिख लो ये सर्टेन फैक्टर क्या है. थ्रोम्बोप्लास्टिन है बच्चों, थ्रोम्बोप्लास्टिन है जो कि इनिशिएट करती है कोगुलेशन को. एंड ऑफ कोर्स कैल्शियम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कैल्शियम भी बेटा उन रिएक्शन को ऑफ कोर्स हेल्प कर रही है होने में. ठीक है ना. डन एवरीबॉडी. यस एवरीवन. बता दो पहले सारे बच्चे. होता है बढ़िया और कम बढ़िया कुछ नहीं होता. ऐसा नहीं कि गूगल कर से कोई बढ़िया बेटा डाउट उठा के लेके आ जाओ जो तुम्हारे लिए इररेलेवेंट है. वैसा कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, तो सबसे पहले बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की कंडीशन, जो जिससे रिलेटेड तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स थे जो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है. बेटा वो कंडीशन तभी होगी, ये हम पिछली क्लास का रिवीजन कर रहे हैं. वो कंडीशन बच्चा बड़ी तभी होगी जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव था. और अगर मदर क्या कैरी करती है, बच्चा जो वो कैरी करती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, जब वो फीटस पॉजिटिव है, बेटा कंडीशन यही है, उल्टी कंडीशन नहीं है. कंडीशन यही है, उल्टी कंडीशन नहीं है. तो अपनी मर्जी से कंडीशन मत डेवलप करना, क्योंकि बेटा कंडीशन ये होगी तभी आगे जाके प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ सकती है. हालांकि इसको अवॉइड किया जा सकता है, जो हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, फर्स्ट बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, चाहे सी सेक्शन हो. कई बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे थे डाउट में, मैम सी सेक्शन हो गया तो कैसे, क्या मैम फिर तो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. बेटा कांटेक्ट में तो आएगा जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट रही है. अम्बिलिकल कॉर्ड कटेगी तो क्या होगा बच्चों? अम्बिलिकल कॉर्ड कटेगी तो बच्चे का जो ब्लड है वो मदर के कांटेक्ट में आ रहा है, और मदर के कांटेक्ट में अगर वो ब्लड आया तो फिर मदर का ब्लड ग्रुप, क्योंकि क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है. तो यार वेब से नहीं चल रहा है, बच्चे कह रहे हैं. सच में नहीं चल रहा है. अच्छा रुको यार, रुको यार, फिर दोनों पे चलना चाहिए ना. कोई बच्चे वेब से करते हैं. मोबाइल में भी गोल हो गया था. एक बात बताना, मैं कैसे फिल्टर करूं? और कोई ऑप्शन नहीं है तो मदर पॉजिटिव बच्चा नेगेटिव. ठीक है. नहीं, मदर नेगेटिव बच्चा पॉजिटिव. फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड कटता है, पॉजिटिव के कांटेक्ट में मदर आती है, तो मदर डेवलप कर लेती है एंटीबॉडी अगेंस्ट RH, यानी एंटी RH एंटीबॉडी. अब अगर सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो प्रॉब्लम होगी. वो भी तभी होगी बच्चों जब अगला जो बच्चा ये कैरी कर रही है ना, वो बच्चा क्या निकले, वो बच्चा पॉजिटिव निकले. अगर बच्चा नेगेटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है ना. हाँ राहुल, दोनों जगह पे, ऐप पे भी और वेब पे भी. वेब पे भी चेक करा लो. हाँ, क्योंकि बच्चे वेब के लिए लिख रहे हैं. हाँ ठीक है. तो अगर बच्चा सेकेंड प्रेगनेंसी में पॉजिटिव ब्लड, बेटा इस मोटिवेशन से क्लास स्टार्ट करते हैं ना, बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं यार. ये एनर्जी नहीं होनी चाहिए थी क्लास की. देखो जेन्युइन तुम्हारा प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कराने की कोशिश भी कर रही हूँ ना. हाँ, लेकिन अगर जेन्युइन नहीं है ना तो बेटा मत बोलना. मैं चेक करा रही हूँ, वैसे भी रिवीजन करा रही हूँ. ठीक है, वैसे भी रिवीजन करा रही हूँ, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं, है ना. तो एंटी RH एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है बेटा. और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में बच्चा पॉजिटिव होता है तभी बेटा ये एंटी RH एंटीबॉडी फीटस का जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है RBCs को बेटा लाइसिस करने लगती है, डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिससे एनीमिक कंडीशन दिखती है, जिससे जॉन्डिस की भी कंडीशन डेवलप हो सकती है. एक बच्चे का डाउट था, मैं मम्मी को जॉन्डिस हो जाता है क्या, मम्मी को एनीमिया हो जाता है क्या? एकदम ही उल्टा, पढ़ा ही नहीं है लेक्चर को. भाई किसको प्रॉब्लम हो रही है बेटा? मदर को थोड़ी कोई प्रॉब्लम हो रही है. किसके RBC को डिस्ट्रॉय कर रहे हो? बच्चे के ना. तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बच्चे के लिए खतरनाक है, माँ के लिए थोड़ी खतरनाक है. ठीक है ना. एक तो ये हमने पढ़ा था.
एक हमने पढ़ा था बेटा लिम्फ के बारे में। मैंने आपसे पिछली क्लास में एक चीज बोला था कि बॉडी में कोई भी फ्लूइड जो होता है वो ब्लड के ही फिल्टरेशन से, ब्लड से ही बनता है, चाहे लिम्फ हो, चाहे आपके ब्रेन में एक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कोई भी चीज हो बच्चों वो आपके ब्लड के ही फिल्टरेशन से बनती है। बेटा स्टॉप चैटिंग, इट्स ओके। अगर क्लास नहीं चल रही है तो मैं चेक करा रही हूं, मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ा रही हूं, मैं फिर नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी, पर प्लीज ऐसे स्पैम मत करो बच्चों, प्लीज। मैम आपकी क्लास में प्रॉब्लम आती है बेटा, मेरे को नहीं पता, मैं ऑफिस से क्लास लेती हूँ, मुझे नहीं पता मेरी क्लास। हमने लिम्फ कैसे बनाया था बच्चों, लिम्फ हमने कैसे बनाया था, ब्लड के फिल्टरेशन से बनाया था। एक बार ही देखो, हमने इस तरीके से ब्लड वेसल बनाया था, हमने बनाया था आर्टरी, और हमने बनाया था बेटा वेन, और हमने दोनों के बीच में बनाया था बेटा ये कैपिलरी। कैपिलरी में बेटा कौन सी एपिथेलियम मैंने तुम्हें बताया था, कैपिलरी में एक्चुअल में ना वही वाली एपिथेलियम होती है जो आपके एल्वियोलाई में होती है, एंड दैट एपिथेलियम इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, अब बेटा जैसे ही आपके आर्टरी से ब्लड आता है इस तरीके से और वो कैपिलरी से पास होता है, तो कैपिलरी इतनी पतली होती है कि कैपिलरी में से ये ब्लड फिल्टर होके, कैपिलरी से ये ब्लड का कुछ पार्ट फिल्टर होके टिश्यू के अराउंड एक्यूमुलेट हो जाता है। बेटा मेरे को इस फ्लूइड का कॉम्पोजिशन बताना, इसमें और ब्लड में क्या क्या डिफरेंस है मुझे ये बताना। मैंने आपको कॉम्पोजिशन लिखवाया था। जो भी पार्ट आपके बेटा इस ब्लड का फिल्टर हो जाता है ये अराउंड द टिश्यू स्पेस एक्यूमुलेट हो जाता है, और इस फ्लूइड को बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड, या फिर इसी फ्लूइड को बोला जाता है लिम्फ। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसी को टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसी को लिम्फ बोलते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन ब्लड के जैसे होती है बट सिमिलर नहीं होती। अगर मैं देखूं तो इसमें बेटा आपके ब्लड का प्लाज्मा पार्ट तो होता है, इसमें ब्लड के कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं बट सारे प्रोटीन्स नहीं होते, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। आरबीसी कतई नहीं होती है, तभी तो ये कलरलेस होता है। इट हैज नो आरबीसी, इट हैज नो प्लेटलेट्स, इट हैज लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन व्हेन कंपेयर्ड टू ब्लड, बट इट हैज प्लाज्मा एंड इट हैज डब्ल्यूबीसी। तो हमने ऐसे लिखा होगा कि लिम्फ इज इक्वल्स टू ब्लड माइनस डब्ल्यूबीसी, सम प्रोटीन्स प्लस सम प्लेटलेट्स। ठीक है, आपने ऐसे करके लिखा था। ठीक है, फिर बेटा इसको हमने कंप्लीट नहीं किया था, और इससे हमने कंप्लीट नहीं किया था, मैंने कहा था कि इससे रिलेटेड 2-3 बातें जो बेटा लिखी हुई थी वो मैं आपको बताऊंगी, तो वो अब हम शुरू करने वाले हैं। अगर सबको अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मेरे को सिर्फ एक थम्स अप की रीडिंग करेंगे। ठीक है, इसको बना लो फटाफट से बेटा, फटाफट से। तो बेसिकली मैंने क्या कहा, मैं एक बार रिवाइज करा दे रही हूं, क्विक रिवीजन करा दे रही हूं कि मैम हमारा जो टिश्यू फ्लूइड होता है जो कि ब्लड के ही फिल्टरेशन से बनता है, मैम अल्टीमेटली वो ब्लड से ही जन्मा और ब्लड से ही ब्लड में ही मिक्स हो गया। तो मैम उसका कॉम्पोजिशन हम पिछले दिन कर चुके थे, बट मैम ऐसा नहीं होता कि वो टिश्यू फ्लूइड के अराउंड एक्यूमुलेट हो गया तो वो जिंदगी में वहां से मूव नहीं करेगा। भाई उसकी भी मूवमेंट होती है, जैसे जैसे बॉडी की मूवमेंट होती है तो वो भी एक सिस्टम के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, जिनमें लिम्फेटिक कैपिलरी होती है, लिम्फेटिक वेजल्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं, लिम्फ नोड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक लिम्फेटिक कैपिलरी जिसका नाम होता है लैक्टियल्स, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती है, उसमें फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना है, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, ये स्टार मार्क कर लेना, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। शैल आई मूव अहेड बच्चा पार्टी? यस, शैल आई मूव अहेड? मेरे को एक बारी बेटा एनसीईआरटी में बता दो, एनसीईआरटी में एक बारी बता दो कहां पे दिया हुआ है। छोटा सा पैराग्राफ है, बट बेटा ये छोटा सा पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी इन टिश्यू, सम वाटर along with small water soluble substances move out in the space. Some water along with small water soluble substances move out in the space between the cell of tissue, leaving large protein and most formed element in the blood vessel. This fluid is called as interstitial fluid या tissue fluid. यही चीज हमने बनाई हुई थी, 282 पेज पर है, 282 पेज पर है, एक ही बच्चे का मैं पढ़ पाई। ठीक है, तो आप देख लो, कमेंट्स में देख लो कहां पे दिया हुआ है। ये चीज बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि भाई ब्लड जब आपके कैपिलरी से पास होता है, ब्लड कैपिलरी से
तो उसका कुछ हिस्सा मैम फिल्टर आउट होके अराउंड द टिश्यू मैम एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसमें लार्ज प्रोटीन्स कुछ नहीं होते, जिसमें आरबीसी नहीं होते, जिसमें प्लेटलेट्स नहीं होते, वो कहलाता है टिश्यू फ्लूइड या कहलाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ये सारा वही लाइन है बेटा, उसी का मतलब मैंने आपको समझाया। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो मिनरल कॉम्पोजिशन होती है बिल्कुल वही मिनरल कॉम्पोजिशन इसकी भी होती है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन ब्लड एंड सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। कोई भी चीज ब्लड और टिश्यू के बीच में कभी भी एक्सचेंज होगी तो वो हमेशा इसी टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ही एक्सचेंज होगी। ठीक है, एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेजल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन्स। वेन्स में क्या होता है? ब्लड होता है। तो ये एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि भैया एक इलैबोरेट नेटवर्क होता है ब्लड वेजल्स का, जो सॉरी लिम्फेटिक वेजल्स का, जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम को फॉर्म करती है और अल्टीमेटली ये लिम्फ को वहां से उठा के अल्टीमेटली वेन्स में डाल देती है। वेन्स मतलब अल्टीमेटली ये ब्लड में ही मिक्स कर देती है। 197 आई थिंक ओल्ड न्यू एनसीईआरटी होगी और 282 ओल्ड एनसीईआरटी होगी। ठीक है, द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्फ। जो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम है उसे लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है। लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स आर अ टाइप ऑफ WBC व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ बॉडी। हम जानते हैं लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिल्कुल सही। लिम्फ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट, हार्मोन एक्सेट्रा। ऑफ कोर्स लिम्फ में भी बेटा बहुत सारे हार्मोन या न्यूट्रिएंट कैरी होते हैं। फैट्स आर एब्सॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ इन लैक्टियल प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल विलाई, जो हम देख चुके हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग हो चुकी है, डंडना डंडन हो चुका है बेटा, डन हो चुका है। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अब जो हम एनसीईआरटी की रीडिंग देखो, एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स दो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। ऐसा लगता है सिमिलर है बट हम सब बहुत डिफरेंट ब्लड ग्रुप से ऑफ कोर्स बिलोंग करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग हैज बीन डन एंड टू सच ग्रुपिंग जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड RH ब्लड ग्रुपिंग आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर दी ब्लड। 195 पेज नंबर है। एंड टू सरफेस एंटीजेंस। सरफेस एंटीजेंस मतलब केमिकल, और केमिकल मतलब ये है क्या, मैंने आपको बता दिया है, प्रोटीन से ही है। दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन RBC नेमली A and B। बोला ये सरफेस एंटीजेंस होते हैं, और सरफेस एंटीजेंस वो होते हैं जो अगर मेरा A एंटीजन किसी B वाले बंदे के पास चला गया तो मेरा A एंटीजन आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक कर सकता है, ताकि आपकी जो B एंटीबॉडीज हैं, अगर मेरा A एंटीजन किसी B वाले बंदे के पास चला गया तो मेरा A एंटीजन आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक कर सकता है, ताकि आपकी जो B एंटीबॉडीज हैं, सॉरी A एंटीबॉडीज है, वो मेरे A एंटीजन के ऊपर आके बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो आपकी इम्यून सिस्टम को जगाता है कि भैया कोई विदेशी चीज आ गई है। A वाला ब्लड अगर B वाले को दे देगा तो ऑब्वियसली B वाला बंदा उसे विदेशी समझेगा और उस पर अटैक करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब देखो, जैसे आपने लिखा है कि ABO इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन RBC, सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन two natural antibodies which is again the protein present in response to the produced in response to the antigen. The distribution of antigen and antibody in the four blood group is shown in the table, जो हमने टेबल पे लिखा हुआ है। You probably know that during blood transfusion any blood cannot be used। आपको शायद ये पता होगा कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए जाते हैं, जब ब्लड डोनेशन किया जाता है, तो हर किसी का ब्लड हर किसी को डोनेट नहीं किया जाता। The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid problem of clumping, that is destruction of RBC। बोला ब्लड मैच करना बहुत जरूरी है ताकि RBC का डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, क्लम्पिंग ना हो जाए, इसका बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब यहाँ पे वही चीज बेटा टेबल पे दिखाई हुई है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है और डोनर क्या क्या हो सकते हैं, हम ये देख चुके हैं। ठीक है, from the above mentioned table it is very evident that O blood can be donated to the person with any other blood group। O हर किसी को डोनेट कर सकता है क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं होता। Hence O is called as universal donor and person with AB can receive blood from person from AB as well as other blood group, therefore they are called as universal recipient। AB हर किसी से ब्लड रिसीव कर सकता है, देख लो, इसीलिए उसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ठीक है, अब बेटा मैं क्या, एक बारी बता दो, या 196। ठीक है, another antigen RH antigen which is similar to the one present in rhesus monkey
क्योंकि ये एक ऐसा एंटीजन है जो रीसस मंकी में भी मिलता है, तो रीसस का RH, वहीं से ये RH नाम आया। It is also observed on the surface of RBC of majority, nearly 80% of the humans. ये सवाल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता है। 80% जनता में बेटा RH एंटीजन दिखता है, ठीक है। Such individuals are called as RH positive and those in which this antigen is absent is called as RH negative, ठीक है। An RH negative person, if it is exposed to RH positive, it will form specific antibody against RH antigen. Obviously, negative वाला बंदा, जैसे कि मम्मी वाला केस बताया, अगर वो पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएगा तो वो पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, बिल्कुल सही बात। Therefore, RH group should also be matched before transfusion. इसीलिए ट्रांसफ्यूजन करने से पहले RH ग्रुप की भी मैचिंग की जानी चाहिए, RH की भी मैचिंग की जानी चाहिए, ठीक है। A special case of RH incompatibility, that is mismatching, has been observed between the RH positive blood group of a pregnant mother with the RH positive of the fetus. बोला एक इसी तरीके का कंडीशन देखने को मिलता है with the RH। बेटा बस बहुत चैट्स करते हो, बहुत ही ज्यादा चैट्स, ठीक है। मैम लास्ट स्लाइड राइट करनी है, सुहाना मैं इसके पीछे अभी लास्ट स्लाइड लगा दूंगी 2 मिनट के लिए, ठीक है। RH नेगेटिव ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन विद द RH पॉजिटिव ऑफ द बेबी, अगर मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो ऐसा कंडीशन देखने को मिल सकता है। RH भी लास्ट स्लाइड लगा दूंगी 2 मिनट के लिए, ठीक है। RH नेगेटिव ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन विद द RH पॉजिटिव ऑफ द बेबी, अगर मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो ऐसा कंडीशन देखने को मिल सकता है। RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative of the mother in the first pregnancy as the two bloods are separated well by the placenta. बोला कि पहली प्रेगनेंसी में बच्चे का RH पॉजिटिव मदर के कांटेक्ट से एक्सपोज नहीं होता है क्योंकि ये दोनों ब्लड बहुत अच्छी तरीके से सेपरेटेड होते हैं बाय प्लेसेंटा, ठीक है। However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of maternal blood to a small amount of RH positive from the fetus. बोला फिर भी there are chances कि जब डिलीवरी होगी तो maternal blood यानी मदर का ब्लड बच्चे के RH पॉजिटिव के कांटेक्ट में आने के चांसेस रखता है। In such case, the mother starts preparing antibody against the RH antigen in her blood. और ऐसा अगर होगा तो मम्मी जो है उस पॉजिटिव RH के अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। आगे इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, और अगर आगे वो प्रेग्नेंट होती है, द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। अगर सेकेंड टाइम भी बच्चा RH पॉजिटिव है तो इसको बेटा RH एंटीबॉडी जो मम्मी की बॉडी के अंदर डेवलप हुई थी ये क्रॉस करके बच्चे के कांटेक्ट में जाएगा एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC, और वो सेकंड बच्चे के RBC को डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड दिस कुड बी फेटल। फेटल मतलब डेथ हो सकती है टू द फीटस एंड कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। सीवियर एनीमिक और जॉन्डिस कंडीशन बच्चे को क्रिएट करवा सकती है, बट दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। कैसे अवॉइड किया जाता है? इट कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH antibody to the mother immediately after the delivery of the first child. अब इसमें रीजन को एक्सप्लेन नहीं किया है, इसमें ये नहीं बताया कि क्यों हमने anti-RH एंटीबॉडी दिया, लेकिन हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही अगर तुम anti-RH एंटीबॉडी दे देते हो और मदर को उस बच्चे के पॉजिटिव के कांटेक्ट में आने ही नहीं देते हो तो मदर खुद से एंटीबॉडी कभी डेवलप ही नहीं कर पाएगी, और जो भी बच्चे का RH पॉजिटिव उसके कांटेक्ट में आने वाला था बाहर से वो सारी एंटीबॉडी उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। तो सेकेंड केस में ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा पढ़ते हो ना, वो होता है मुहावरा। तो बस ना रहेगा एंटीबॉडी और ना सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आएगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर है बच्चों सभी को? यस और नो? ठीक है। हार्ट के डायग्राम्स, आई थिंक दिस वाज द सेम डायग्राम में सेम डायग्राम
सेम डायग्राम लेके आई हूं, ठीक है। तो हम यहीं से समाप्ति एक्सप्रेस करेंगे, यहीं से पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे और फिर हम बेटा यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने बेटा पिछली क्लास में पढ़ा था कंडक्टिंग पाथवे। सब अपनी बेटा एनसीईआरटी अपने अपने नोट्स को खोल लो, जो आपने नोट्स बनाए हैं सारे नोट्स को खोल लो। आज हम सबसे पहले बेटा उन्हीं नोट्स को पहले रिवाइज करते हैं और यहां से कंटिन्यू करेंगे। एंड आई एम श्योर तुमने ऐसा ही डायग्राम बनाया है, ठीक है ना। हाँ, तो बेटा हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी पाथवेज और हमने कहा था कि अलग अलग एनिमल्स में डिफरेंट चेम्बर्ड हार्ट होते हैं और उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अलग अलग टाइप का होता है और उनमें जो सर्कुलेशन होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। हाँ, तो हमने सबसे पहले ये बोला था बच्चों, क्या नो स्लाइड फॉर सम पीपल देयर इज नो स्लाइड। मैं चेक, ठीक है, एक तो चेक कर ले स्लाइड करो बेटा, लैग सही चल रहा है, फालतू की बातें कर रहे हो, फालतू की बातें। हाँ, इतनी स्पैमिंग नहीं चलती है। हाँ, तो बेटा मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही हूं कि हमने क्या किया था बच्चों, हमने पढ़ा कि हार्ट के दो चेंबर्स, मतलब वैसे यूजुअली दो चेंबर्स को डिफाइन करते हैं, एट्रिया होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। कई एनिमल्स में 2 चेंबर हार्ट होता है, जैसे फिश है ना, जैसे कि फिश में होता है 2 चेंबर हार्ट, तो फिश में होता है 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, दैट इज द 2 चेंबर हार्ट। 3 चेंबर हार्ट आप पढ़ते हो बेटा एम्फीबियंस में और ज्यादातर रेप्टाइल्स में, जहां 2 एट्रियम होता है और 1 सिंगल वेंट्रिकल होता है। बर्ड्स में और मैमल्स में बेटा आप पढ़ते हो 4 चेंबर हार्ट, क्योंकि उसमें बेटा 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स में भी एक्सेप्शन होता है, रेप्टाइल्स में, कि उनमें भी 4 चेंबर हार्ट होता है। एक तो हमने चेंबर ऑफ हार्ट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि इनमें सर्कुलेशन भी अलग अलग टाइप का है। जैसे फिश के हार्ट को बोला जाता है वीनस हार्ट और उनमें जो सर्कुलेशन दिखता है दैट इज सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि आप अपने नोट्स में चेक करो बच्चों, अगर आप पढ़ के आए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरी बात सुन के कर लो, ठीक है। हमने क्या बोला बेटा कि फिश के हार्ट को आपने वीनस हार्ट बोला या सिंगल सर्कुलेशन होता है उनमें। इसको हमने कैसे समझा था बच्चों कि फिश का जो हार्ट होता है ना वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है गिल्स के पास, गिल्स उसमें ऑक्सीजन डाल देती है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स से पूरी बॉडी पार्ट्स को मिलता है, फिर बॉडी पार्ट से फिर बेटा वापस से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके फिश के हार्ट में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या मिक्स्ड सर्कुलेशन आपको दिखता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में, ऐसे एनिमल्स में जहां होता था 3 चेंबर हार्ट, जैसे कि रेप्टाइल्स या फिर एम्फीबियंस। क्यों बोलते हैं मिक्स सर्कुलेशन, क्योंकि यार उनके पास 2 एट्रिया तो होती है पर वेंट्रिकल एक कॉमन होता है। तो पानी के लिए बोल देना यार युगल। तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट दोनों की मिक्सिंग हो जाती है बच्चों कहां, इन द सिंगल कॉमन वेंट्रिकल, और वो सिंगल कॉमन वेंट्रिकल करता है पंप मिक्स ब्लड को, इसलिए इसे बोला जाता है मिक्स सर्कुलेशन या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और अपने में तो बेटा कोई मिक्सिंग का सवाल ही नहीं होता, अपने में तो यार एट्रियम अलग, वेंट्रिकल अलग, एट्रिया और वेंट्रिकल भी सेपरेट होते हैं, कोई मिक्सिंग हो ही नहीं सकती है भाई साहब। मिक्सिंग होगी नहीं तो आपको और हमारे में दिखता है डबल सर्कुलेशन, जो हम आगे के क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बेटा हार्ट का डायग्राम पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। ह्यूमन हार्ट, हमारा जो दिल है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं हमारे पास इतनी सारी इमोशंस आते हैं, है ना, स्पैमिंग करने के इमोशंस, प्यार करने के इमोशंस, है ना। तो आपके और मेरे दिल का जो कनेक्शन है, इस दिल के बारे में बेटा हमने पढ़ा था। बेसिकली हम बोलते हैं ना हमारे इमोशंस हमारे यहाँ से, हालांकि आपको मैं आगे ना नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी, आप देखोगे आपके दिमाग में एक पार्ट होता है जो ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द इमोशनल ब्रेन। तो वो इमोशनल ब्रेन होता है हमारा जो ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है ना। जो ये गुस्सा आना, प्यार की फीलिंग आना या जेलसी की फीलिंग आना, ये है ना। बट एनीवे, तो हम बेटा क्या करते हैं, दिल के बारे में जब हमने पढ़ा था, मैंने गलती से दगदग बोल दिया था तो तुमने मुझे बोला था लबडब होता है मैम, लबडब, ठीक है। तो लबडब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। और हमारे पास 4 चेंबर है, एक बार क्लियरली देख लो बच्चों की क्या हमने पढ़ा है। थैंक यू भैया। हाँ, वो फालतू के स्पैमर्स आते रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ स्पैम करते रहते हैं। नहीं भैया, थैंक यू। हाँ, तो बच्चों क्या है कि एट्रिया, अच्छा मैंने पिछले दिन एक चीज बताई थी जो मैंने यहाँ डायग्राम में नहीं लिखी है, बट मैं उसको आगे पॉइंट्स में, मैंने आपसे कहा था ना कि बेटा हम पॉइंट्स में चीजों को लिख लेंगे, तो जब मैं पॉइंट्स में चीजों को लिखाऊंगी तो मैं वो वाली बात लिखाऊंगी। बट मैंने आपसे बोला जरूर था कि आपकी दोनों एट्रिया के बीच में भी एक दीवार होती है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी एक दीवार होती है, और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी दीवार होती है। दीवार को सेप्टम बोला जाता है, मैंने बोला हुआ है, मेरे को पक्का अच्छी तरह से याद है, और मैंने बोला था मैं लिखवाऊंगी अगली क्लास में। तो एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में दीवार एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और एट्रिया के बीच में दीवार इंटर एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में ये दीवार इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटर वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल के बीच में, इंटर ऑरिकुलर या एट्रियल तो यानी एट्रिया के बीच में, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में यानी कि एट्रिया वेंट्रिकल। राइट बच्चा बाड़ी, यस एवरीबॉडी, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। अब बेटा देखो, बहुत बेसिक सी बात हमें याद रखनी है, हमारा दिल जो है स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट बिटवीन द लंग्स, लेफ्ट जो हमारी लंग थी उसमें कार्डियक नॉच था, उस तरफ
उस तरफ हमारा हार्ट टिल्टेड होता है। फिर हमारी राइट साइड में बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन राइट एट्रियम में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहां से आता है बेटा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा। एनिमेशन है मेरे पास, मैं दिखाऊंगी, ठीक है, एनिमेशन है मेरे पास, मैं दिखाऊंगी। तो सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारा राइट एट्रियम में। बच्चा बड़ी बेटा जोश, फुल जोश होना चाहिए, आपके जोश से मुझे जोश मिलेगा, ठीक है। राइट एट्रियम में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैम राइट एट्रियम से कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो डेफिनेटली मैम एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है उसके बीच में होल्स तो होंगे, और उनमें वैल्व्स होते हैं एक्चुअल में, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्प, 3 कस्प होते हैं, हम 2D बना रहे हैं इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, या फिर इन्हें आप बेटा एवी वाल्व्स बोल सकते हो, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व आप इसको भी बोलते हो, इसको भी बोलते हो, उसका एक कॉमन मतलब है। जैसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलो मतलब एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहने वाली वाल्व। अब अगर वो राइट साइड में राइट एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में है तो उसे ट्राइकस्पिड बोलते हो, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में तो उसे बाइकस्पिड बोलते हो, या फिर मिट्रल वाल्व्स भी बोल सकते हो। अच्छा, फिर बेटा आपका सारा ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाना होता है ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास, क्योंकि अभी इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो इसको चाहिए ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन लेने के लिए बच्चों कहां जाएगी? ये ऑक्सीजन लेने के लिए पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए जाएगी लंग्स के पास, जो कि होती है 1 पेयर। तो डेफिनेटली अगर पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या कर रही है, अगर पल्मोनरी आर्टरी आपका ब्लड लेके जा रही है लंग्स के पास, तो डेफिनेटली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लेके जा रही होगी। और ये कहां से लेके जा रही होगी? ये आपके राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से लेके जा रही होगी, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में आया ना सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से ये सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जा रही है ऑक्सीजनेशन के लिए। बट यहां से ब्लड पीछे की तरफ कभी नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि इसमें भी वैल्व्स होती है, और हम कार्डियक साइकिल जब पढ़ेंगे ना बच्चों तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि ये वैल्व्स का क्या काम है, क्या करती है। इन वैल्व्स को बोला जाता है सेमी ल्यूनर वैल्व्स, क्योंकि ये आपके पल्मोनरी आर्टरी में है, तो इनको स्पेसिफिकली आप बोल सकते हो पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वैल्व्स। देखो है तो ये भी सेमील्यूनर वाल्व्स जो पल्मोनरी आर्टरी में, ये भी सेमील्यूनर वाल्व्स है जो आयोटा में है, बट क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी में तो इन्हें अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको सिंपली पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व बोल दो, और जो आयोटा में प्रेजेंट है उसे सिंपली आयोटिक सेमील्यूनर वाल्व बोल दो, ठीक है तो सेम चीज ही, आयोटिक सेमील्यूनर वाल्व। समझ में आ गई बात। फिर हमने वेंट्रिकल की वॉल्स बनाई हुई थी। देखो एट्रिया के कंपैरिजन में वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक होती है अगर तुम एट्रिया से वेंट्रिकल की वॉल कंपेयर करोगे, क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करना होता है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को कंपेयर करूं तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है ना वो कंपैरेटिवली और ज्यादा थिक होती है। क्यों? क्योंकि बेटा इसको पूरी बॉडी को पंप करना होता है ब्लड, जिसको पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना होगा, इसमें बेटा सबसे ज्यादा वॉल थिकनेस की जरूरत पड़ेगी। हमने पिछली क्लास में आई थिंक। अच्छा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा देखो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गई किसके पास? लंग्स के पास लेके गई। वहां पे बेटा ब्लड में ऑक्सीजन आ गया। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहां आ गया? पल्मोनरी वेन से होता हुआ आपके लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आयोटा से होता हुआ पूरी बॉडी को पंप हो जाएगा। हमने पिछली क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ा है। अब आप मेरे को पहले ये बताओ कि यहां तक कोई दुखद समस्या? हमने सिर्फ रिवीजन किया है पिछली क्लास का, ठीक है। यस हम अच्छा, कभी हमने ये सोचा है क्या कि ये वैल्व्स हमेशा जब आप आगे देखोगे तो जब ब्लड यहां से नीचे आता है या ब्लड यहां से नीचे आता है, ऐसा मैम क्यों नहीं होता है? ऐसा मैम क्यों नहीं होता है कि ये वैल्व्स मैम ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाए? वैल्व्स का खुलने का डायरेक्शन हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? वैल्व्स उल्टी दिशा में क्यों नहीं मुड़ जाती है? मैम वैल्व्स हमेशा इसी तरीके से प्रॉपरली ओपन होती है और क्लोज जाती है, ओपन हो जाती है, क्लोज जाती है। वैल्व्स ऊपर की तरफ क्यों नहीं भागती है? मैं बात कर रही हूं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्व्स की। तो इनको बेटा अपनी पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए, इनकी ओपनिंग क्लोजिंग को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके वेंट्रिकल की वॉल पे बेटा सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर्स बनाने जा रही हूँ, जिन्हें बोला जाता है पैपिलरी मसल्स, जिन्हें बोला जाता है पैपिलरी मसल्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या बना रही हूँ? पैपिलरी मसल्स। क्या है ये पैपिलरी मसल्स? सिंपल मसल्स हैं, आपको याद रखना है, जो आपके वेंट्रिकल की वॉल पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। मैं एक एक करके आपको फंक्शन भी बताती जाऊंगी। दीज आर व्हाट बच्चों? दीज आर पैपिलरी मसल्स, दीज आर पैपिलरी मसल्स। मैम ये मसल्स के बारे में आप हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि यार इन पैपिलरी मसल्स से ना बच्चों कुछ फाइबर्स अटैच्ड होती हैं जिनको बोला जाता है इस तरीके से। और ये ध्यान देना मैं कौन सी वैल्व्स के साथ में इनका अटैचमेंट दिखा रही हूं। मैं ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड से अटैचमेंट दिखाऊंगी, मैं सेमील्यूनर वैल्व से नहीं दिखा रही हूं अटैचमेंट, मैं सेमील्यूनर वैल्व से अटैचमेंट नहीं दिखा रही। तो ये आपको जो मैंने बेटा ब्लू कलर के बना के बताए, जो एक तरफ से आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से आपके पैपिलरी मसल से जुड़े हुए हैं, इनको बोला जाता है कॉर्डे टेंडने। इनको बोला जाता है कॉर्डे टेंडने। बेटा नाम, आप डॉक्टर बनने वाले हो, टर्मिनोलॉजी से घबराना नहीं है, टर्म्स को बार बार बोल के देखना है, ठीक है। कॉर्डे टेंडने, कॉर्डे टेंडने एक तरफ से बेटा किससे जुड़े हुए हैं? कॉर्डे टेंडने एक तरफ से जुड़े हुए हैं आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से। किससे जुड़े हुए हैं? एक तरफ से
ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से, और दूसरी तरफ से ये किससे जुड़े हुए हैं बच्चों, दूसरी तरफ से ये जुड़े हुए हैं पैपिलरी मसल से, मैंने पॉज करके रखा है, दूसरी तरफ से ये जुड़े हुए हैं किससे, पैपिलरी मसल से। आप खुद ही सोच के देखो ना यार, एक तरफ से जैसे मेरे हाथ को मान लो कॉर्डेट टेंडन है, ठीक है, और इस तरफ पे पैपिलरी मसल्स और इस तरफ पे है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व। तो इन कॉर्डेट टेंडन ने पता क्या किया हुआ है, इन कॉर्डेट टेंडन ने इन ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व को ना प्रॉपर्ली होल्ड किया हुआ है कि भैया ये ढंग से खुले और ढंग से बंद हो। तो ये कॉर्डेट टेंडन ने इनको अलाउ नहीं करते कि ये ऊपर की तरफ बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड की रेगुलेशन है प्रॉपर ओपनिंग और क्लोजिंग की, ये किसके हेल्प से मेंटेन हो रही है, कॉर्डेट टेंडन है। मैम कॉर्डेट टेंडन कौन से चेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स में। किससे अटैच होते हैं मैम, एक तरफ से ये पैपिलरी मसल से अटैच हैं, जो पैपिलरी मसल्स आपकी वेंट्रिकल की वॉल पर प्रेजेंट है, और एक तरफ से ये अटैच होते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के साथ। और बेटा इसी वजह से इतना प्रॉपर तरीके से बेटा ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। इसके अलावा मुझे तुम्हें इस डायग्राम में क्या बताना है, ये सेप्टम के बारे में लिख लो, जो तुम्हें दिख रहा है यहां उसके बारे में तो लिख ही सकते हो, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे ना एक और चीज के बारे में बताने वाली हूँ, जो चीज के बारे में एक्चुअल में जब मैं तुम्हें हार्ट का सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी ना, हार्ट को भी तो बेटा रिक्वायरमेंट है ना ब्लड की, ऑक्सीजन की, तो हार्ट का खुद का भी एक सर्कुलेटरी पाथवे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि उसके अंदर कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसमें वो टर्म यूज होगा, तो मैं पहले से तुम्हें उसके साथ में इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, ठीक है। तो हार्ट के ना राइट साइड में, राइट एट्रियम में एक साइनस होता है। साइनस का मतलब तो अभी तक सबको पता ही चल चुका है, साइनस का मतलब तो सबको पता चल चुका है ना, साइनस का मतलब होता है कैविटी। साइनस का क्या मतलब होता है, कैविटी, ओपन स्पेस, है ना, साइनस वर्ड हमने पहले भी यूज किया हुआ है। हमारे यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, यूजुअली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में हम साइनस वर्ड यूज करते हैं। अगर याद आ रहा हो कि ब्लड फ्लोज थ्रू लार्ज ब्लड वेसल्स एंड ओपन इनटू बिग स्पेसेस कॉल्ड एज साइनसेस। हमारे यहाँ ओपन सर्कुलेशन नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी कई कई जगह पे ओपन स्पेस प्रेजेंट होती है। जैसे आपके राइट एट्रियम में जो ये गड्ढा बना रखा है, ये स्पेस बना रखा है, इसका फंक्शन जो है ना बच्चों, ये तब मैं आपको समझाऊंगी जब मैं हार्ट का सर्कुलेशन आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन ये आप यहीं पे लर्न कर लीजिए कि मैंने ये टर्म कहाँ यूज किया है और ये चीज कहाँ प्रेजेंट होती है। इसे बोला जाता है बच्चों क्या, इसे बच्चों क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी, कोरोनरी का मतलब क्या होता है, कोरोनरी का मतलब है हार्ट। मैंने आपको कुछ कोरोनरी से रिलेटेड पढ़ाया है, मेरे को याद, कैरोटिड मैंने आपको बताया, कैरोटिड आर्टरी बताया ना मैंने। प्रेजेंट इन बेटा राइट एट्रियम। इस डायग्राम से रिलेटेड आपको सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा, अरे मैम आपने हमें वो तो बताया ही नहीं है, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर्स, वो यहाँ पे नहीं बताया जाता है, वो अलग डायग्राम में बताया जाता है, जो कि कंडक्टिंग पाथवे है, उसको हम अलग से अभी में सर्कुलेटरी। ऐसे डॉक्टर बनेंगे बेटा, साइड में मोबाइल में एनिमेशन देख रहे होंगे, अच्छा यहाँ कट लगेगा, रुकिए तो जरा, यहाँ कट लगाते हैं, अच्छा बैक, फिर देखेंगे अरे गलत लग गया, ठीक है। तो बेटा ये नहीं करना है जीवन में, ठीक है ना। 282 एंड 197 पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कितने पेज में बनाना है, ठीक है। सर्कुलेटरी पाथवे आर ऑफ टू टाइप, ओपन और क्लोज्ड। बोला सर्कुलेटरी पाथवे दो तरीके के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे या फिर क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा एंड मोल्युस्का। कौन से वाले मोल्युस्का, नॉन सेफेलोपोड मोल्युस्का, नॉन सेफेलोपोड मोल्युस्का, ठीक है। in which the blood is pumped by heart, pass through large vessel, open into space और body cavity called sinuses। जहां पर ब्लड वेसल से हार्ट से पंप होता है, ब्लड वेसल में जाता है और वो ब्लड ओपन स्पेस में डंप कर दिया जाता है, जिसे साइनसेस बोला जाता है या बॉडी कैविटी बोली जाती है। Annelida and chordata have a closed circulatory system in which blood is pumped by heart is always circulated through a closed network of blood vessel। बोला Annelida और chordata में closed network of blood vessels होते हैं, जिससे हमेशा ब्लड पंप होता है, ना कि ओपन स्पेसेस में। This pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated। देखो बेटा ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती है ना, मेरी बातें हमेशा ध्यान रखा करो, मैम एनसीईआरटी रीड करते वक्त क्या बता रही हैं। कुछ ऐसी लाइंस होती है बच्चों जो ना जरूरी नहीं है कि तुम किताब में नोटबुक में नोट कर लो, मैम हर एक लाइन को नोट करना तो पॉसिबल नहीं है, बट बेटा कुछ ऐसी लाइंस, हर लाइन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है ना। तो जैसे ये वाला लाइन देखो, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दे सकते हैं कि क्या जिनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या उनमें ज्यादा एडवांटेज है क्या ब्लड फ्लो का। तो डेफिनेटली लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि हाँ ज्यादा एडवांटेज है जिनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और वो एडवांटेज इसलिए क्योंकि ब्लड बहुत अच्छी तरीके से प्रिसाइज वे में ढंग से क्लोज नेटवर्क से बह रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ऑल वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में कौन कौन आते हैं, मछली जल की रानी, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स यानी कि सपोले, बर्ड्स और फिर बेटा मैमल्स, सारे के सारे बेटा आपके वर्टिब्रेट्स हैं। दे पजेस मस्कुलर चेंबर हार्ट, वेल मसल्स वाली हार्ट होती है, कार्डियक मसल्स होते हैं, मैंने बताया भी था। फिश हैव अ 2 चेंबर हार्ट, मछली के पास 2 चेंबर्स होते हैं, एक एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, उनके पास 3 चेंबर्स होते हैं, 2 एट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल। क्रोको मामा के पास और बर्ड्स और मैमल्स के पास 4 चेंबर होते हैं, जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। मछली में द हार्ट
हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट कैसा ब्लड पंप करता है? डीऑक्सीजनेटेड, इसीलिए उसको वीनस हार्ट भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। इसका क्या लैंग्वेज का मतलब समझ रहे हो? जो हमने डायग्राम बनाया, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, जो ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है किसके पास? मैम गिल्स के पास जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, एंड देन सप्लाई टू द बॉडी पार्ट फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। दिस इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, इस डायग्राम पे जरा ध्यान दो, इस डायग्राम पे जरा ध्यान दो। कहां गया भाई? कौन सा डायग्राम पे ध्यान देना है? ये कि हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया, वो गिल्स के पास गया, गिल्स ने उसमें ऑक्सीजन डाल दिया, और फिर वो ब्लड बेटा टिश्यू के पास चला गया, फिर टिश्यू से अगेन, टिश्यू में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन वापस से किसके पास आया? हार्ट के पास। हार्ट ने फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पंप किया? आपके गिल्स के पास। तो यही सिलसिला चलता रहता है, तो ये सिंगल सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिसके पास भी बेटा कंप्लीटली 4 चेंबर हार्ट होंगे, लेफ्ट साइड में उनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, गिल से या फिर लंग से या फिर स्किन से। हमारे पास तो लंग से ही आएगा ऑब्वियसली। एंड द राइट एट्रियम गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके पास लंग्स है वो लंग से ऑक्सीजन भर के लेके आ रहा है, जो स्किन से रेस्पायर कर रहा है जैसे एम्फीबियन, वो स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में पहुंचाएगा, है ना। जो गिल से कर रहा है वो गिल्स से पहुंचाएगा, और टिश्यू से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके एट्रियम में आता है, ठीक है। However they get, ये 3 चेंबर की बात कर रहे हैं, 4 चेंबर की बात नहीं कर रहे हैं। However they get mixed in single ventricle that pumps out mixed blood which is called incomplete double circulation। क्योंकि बेटा वहां पे ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, क्योंकि वेंट्रिकल कॉमन है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां से फिर मिक्स ब्लड पंप होता है। In birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood are received by left and right atria respectively and pass to the ventricles of the same side। जिनके पास 4 चेंबर है उनमें राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में चला गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में चला गया, ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं हुई। द वेंट्रिकल पंप आउट विदाउट मिक्सिंग अप। 2 separate circulatory pathways are present in the organisms, hence these animals have double circulation। Let us study the human circulatory system, ठीक है, let us study। Okay, done everybody, जल्दी से मेरे को बताएंगे। Yes everyone, yes everybody, जल्दी से मेरे को हमने कहा था बच्चों की हमारा जो हार्ट पंप कर रहा होता है ना, लबडब लबडब, तो ये जो पंपिंग होती है हार्ट की, ये इतनी आसानी से अपनी मर्जी से नहीं हो जाती। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। इसको करवाने के लिए बहुत स्पेशल कुछ मसल फाइबर्स होते हैं जिसकी मदद से ये प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो हमने अपने हार्ट में बेटा कुछ स्पेशल मसल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था जिनको हम बोलते हैं नोडल टिश्यूज। दीज आर द स्पेशल मसल फाइबर्स जो क्या होती हैं? ऑटो एक्साइटेबल। मतलब ये वो कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको मम्मी पापा की डांट या टीचर की डांट या किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है पढ़ाई करने के लिए, ये खुद से पढ़ाई करते हैं। मायोजेनिक हार्ट होता है हमारा, ऑटो एक्साइटेबल होता है, खुद से ही बेटा क्या कर सकता है? इंपल्स जनरेट कर सकता है। इंपल्स का मतलब मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था बेसिक भाषा में कि इंपल्स का मतलब तुम समझना कोई एक्शन कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो ये एक्टिविटी वो खुद से कर पा रहा है, ऑटो एक्साइटेबल है। ऐसे हमने 4 नोडल टिश्यू पढ़े। SAN का मतलब SA नोड, AVN का मतलब AV नोड, BOH का मतलब बंडल ऑफ हिस, PF का मतलब पुरकिंजे फाइबर्स। हमने ऐसा पढ़ा, और हमने इसको बेटा ऐसे ऐसे। और बेटा कुछ बच्चे ना आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं। बेटा एनसीईआरटी के बाहर की टर्मिनोलॉजीज नहीं पूछनी है आपको डाउट्स में, ठीक है, क्यों? एनसीईआरटी में दिया ही नहीं, आपने कहीं से गूगल किया, कहीं से पढ़ा है, आप वही चीज पूछ रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको। अच्छा, अभी बेटा ये हमारा हार्ट हमने पढ़ा था, और ये हार्ट के आपके 4 चेंबर्स हो गए, ये आपने इस तरीके से बनाया था, ठीक है। आपने बोला हार्ट में टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में, जिसे आप पेस मेकर बोलते हैं। आप पेस मेकर इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हार्ट की पेस को, रिदम को मेंटेन करने के काम में आता है। आपकी हार्ट पर मिनट कितने टाइम बीट करती है वो ऐसे नोट से कंट्रोल होता है। एक बच्चे ने डाउट में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि मैम हमारा हार्ट कभी कभी फास्ट और स्लो भी तो बीट करता है। यस करता है, वो हमारे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, नर्वस कंट्रोल होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे भी चैप्टर में, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास जो टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, इसे आप बोलते हैं SAN, इसका मतलब होता है SA नोड, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। कितने टाइम बेटा वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है? 70 से 75 टाइम्स पर मिनट, इसीलिए आपका जो हार्ट बीट होता है वो अराउंड 72 बीट्स पर मिनट आप बोलते हो। ऐसे नोड जो स्पेशल नोडल टिश्यू है, यहां से जब इंपल्स जनरेट होता है तो यहां से इंपल्स बेटा कहां जाती है? थैंक यू भैया। यहां से इंपल्स बेटा कहां जाती है? यहां से इंपल्स जाती है दोनों एट्रिया को। जब ये बेटा कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इससे इंफॉर्मेशन जाती है आपके दोनों एट्रिया को। इससे एट्रिया को इंफॉर्मेशन मिलती है कि भैया मुझे स्क्वीज होना है। और मैंने आपको कल के क्लास में बताया था स्क्वीज करने की जरूरत क्या है,
वही पूरा मैकेनिज्म आज की क्लास में पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है और क्यों करना पड़ता है ऐसा। जब ऐसे नोड बीटा इंपल्स जनरेट करता है, सिग्नल्स बोथ द एट्रिया विल डू स्क्वीजिंग तो साइंस टर्म में तुम ऐसे यूज नहीं करोगे, तुम क्या बोलोगे, इवेंचुअली इसकी वजह से। और मैंने कल कहा था ना, एक दो टर्म्स मैंने यूज नहीं किए जो आगे की आने वाली कक्षा में यूज करूंगी, तो वो आज करेंगे, शायद देख लेंगे, ठीक है। इवेंचुअली क्या होता है, इसके पास जैसे ही सिग्नल आया तो ये अल्टीमेटली क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल या ऑरिक्यूलर सिस्टोल, ऑरिकल या एट्रियल कुछ भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से एट्रिया स्क्वीज करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। जरूरत क्या होती है, ताकि सारा जो कंप्लीट ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में भर जाए। ऐसे नोट सिर्फ बेटा दोनों एट्रिया को इंफॉर्मेशन नहीं भेजती है, बल्कि ये एक और जगह पर इंफॉर्मेशन भेजती है, जिसे आप बोलते हैं एवी नोड, विच इज लोकेटेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो इसका सिग्नल सिर्फ बेटा आपके दोनों एट्रिया पे नहीं गया, इसका सिग्नल आपके एवी नोड पे भी गया। एवी नोड से आगे सिग्नल कहां गया, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से बेटा आगे सिग्नल कहां गया, आपके पुरकिंजे फाइबर्स। जैसे ही इंपल्स जो है आपके पुरकिंजे फाइबर्स के पास आई, पुरकिंजे फाइबर्स, बिकॉज इट इज लोकेटेड अलोंग द वेंट्रिकल, दैट इज व्हाई व्हेन द सिग्नल विल बी रिसीव्ड बाय पुरकिंजे फाइबर्स, the Purkinje fibers are also going to, the ventricles are also going to contract, जिसे बोला जाता है ventricular systole। मैंने आपको कल की क्लास में दो वर्ड्स बताए थे, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायास्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। हालांकि आपके ये सारे नोडल टिश्यू के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, बट जब तक ऐसे नोड काम कर रहा है तो वही मास्टर है, वहीं से सारी चीजें कंट्रोल हो रही होंगी, ठीक है ना। ये हमने कल की क्लास में बेटा एक पढ़ा था, आज हम इसका कंटिन्यूएशन करेंगे, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। हम समझेंगे कि हमारी हार्ट बीट कैसे करती है, साउंड कैसे आता है हार्ट का, और ये जो सारा मैकेनिज्म है ये हो कैसे रहा है, ठीक है। तो बेटा कल की क्लास का रिवीजन डन एक्सप्लेन। 198 इन न्यू एंड 200 समथिंग इन ओल्ड, ठीक है। Human circulatory system, also called as blood vascular system, contain muscular chamber heart and a network of closed blood vessels and blood, the fluid which is circulated। तो इसमें एक हार्ट है बच्चों, इसमें blood vessels हैं और इस blood vessels के अंदर blood है। ये तो हम बता ही चुके थे कि हार्ट का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, तो इट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन and it is situated in the thoracic cavity between the two lungs, situated slightly tilted towards the left। लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट तरफ टिल्टेड होता है और इसका साइज होता है क्लोज, क्लेंज्ड फिस्ट के जितना, इसके जितना, जितना आपका क्लेंज्ड फिस्ट का साइज है उतना ही आपका बेटा हार्ट का साइज होगा। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। ये भी हम पिछली क्लास में देख चुके हैं बच्चों कि पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियम होता है, आउटर वाले को पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं, अंदर वाले को विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। आवर हार्ट हैज 4 चेंबर, 2 ऊपर के कंपेरेटिवली छोटे चेंबर्स जिनको एट्रिया बोला जाता है, 2 नीचे के बड़े चेंबर्स जिनको बोला जाता है वेंट्रिकल। अब बेटा जरा ध्यान देना, थिन सिर्फ किसके बीच में, दोनों एट्रिया के बीच में। A thin muscular wall called as interatrial septum separate the right and left atrium, whereas thick walled interventricular septum separate the left and right ventricle। thick होता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में और वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में। The atria and ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called as atrioventricular septum, ठीक है। However, each of these septa are provided with the opening through which the two chamber of the same side are connected। However, सेम साइड के दोनों चेंबर के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो, इसीलिए इन दोनों के सेम साइड के जो दोनों चेंबर है, यानी राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, ओपनिंग। तो क्या बोला है, द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वाल्व formed of 3 muscular flap और cusp called as tricuspid valve। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 मस्कुलर फ्लैप वाला जो कस्प होता है, इसलिए इसे ट्राइकस्पिड वाल्व बोला जाता है। Whereas bicuspid or mitral valve guard the opening between left atrium and the left ventricle। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो गार्डिंग होती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ 2 कस्प वाली वाल्व, उसे बोला जाता है बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व।
द ओपनिंग ऑफ राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल into the pulmonary artery and aorta are also provided with semilunar valve. Of course, right ventricle की opening pulmonary artery में जो हो रही है वो semilunar valves के थ्रू हो रही है, इसलिए इसे pulmonary semilunar valve बोलते हैं. Left atrium की जो aorta के साथ में opening हो रही है, that is guarded by semilunar valve, aortic semilunar valve. ठीक है. The valve in the heart allow the flow of blood in one direction, that is from atria to the ventricle and from the ventricle to the pulmonary artery and aorta. These valves prevent any kind of blood flow. ठीक है. अच्छा, तुमने बचपन में कभी ऐसे पढ़ा है? कई बच्चे ऐसे पढ़ते थे. The valves in the heart allows the flow of the blood only in one. The valves in the heart allows the flow of the blood in one. The valves in the heart allows the flow. रट्टाफिकेशन, ऐसे रट्टाफिकेशन होती है. The valves in the heart, ठीक है. तो ऑफ कोर्स valves का जो वो होता है ना बच्चों, valves की जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी इसीलिए वो यही होती है कि भैया एक डायरेक्शन में फ्लो हो तो वो ओपन और क्लोज होती रहती है, ओपन और क्लोज होती रहती है, ताकि एक ही डायरेक्शन में, नाउ ऑल्सो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो ब्लड का. ठीक है. तो पहले हम एनिमेशन देखेंगे. करते हैं, मैंने बहुत इमोशनल नहीं होने का. अभी हम पहले कंडक्टिंग सिस्टम को देखते हैं. ठीक है. पहले तो मैं तुम्हें हार्ट का ये डायग्राम दिखाती हूँ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है. इस डायग्राम को एक बार देखो, इस डायग्राम को जरा एक बार देखो. इस डायग्राम को, एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो ये एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? आयोटा. ये एनसीईआरटी में क्या दिया है? वीना केवा. ये है सुपीरियर वीना केवा, ये है इंफीरियर वीना केवा. ठीक है. ये आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी जो कि 1 पेयर होती है. ये आपको दिया हुआ है पल्मोनरी वेयर जो कि 2 पेयर होती है. इधर देखो 2, इधर देखो 2 दिखाया हुआ है ना. लेकिन इधर 2 से ना बच्चे ये समझने लगते हैं कि ये यहाँ ब्लड लेके आ रहा है, यहाँ नहीं ब्लड लेके आ रहा. ठीक है. ये आपका क्या है बेटा? राइट एट्रियम. ये क्या है बच्चों? आपका लेफ्ट एट्रियम. ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल. ये है आपके क्या? ये है आपके बेटा ट्राइकस्पिड वाल्व. ये है बच्चों क्या? आपके बाइकस्पिड. कहां दिखाया हुआ है? यहाँ बाइकस्पिड, ये रहा बाइकस्पिड वाल्व. ठीक है. यस. अब यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व से भी बेटा कॉर्डेट टेंडने जुड़े हुए हैं और ये यहाँ पे आपकी पैपिलरी मसल्स होती हैं. ठीक है. ये पैपिलरी मसल्स होती हैं. और ये आपका बेटा बाइकस्पिड वाल्व, यहां से भी कॉर्डेट टेंडन है, आपके पैपिलरी मसल से जुड़ी हुई है. ठीक है ना. हाँ, आगे देखना बेटा. यस बेटा, इंशा बेटा आगे पढ़ाने का मतलब यही है ना कि इसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अब हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे. ठीक है. अब बेटा इस डायग्राम को और थोड़ा ध्यान से देखना. यहाँ पे इन लोगों ने, क्योंकि हमने तो एक डायग्राम में बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी थी, पर इन्होंने इसी डायग्राम में बेटा एसए नोड, एवी नोड सब दिखा दिया है. तो ये क्या है बच्चों? एसए नोड. एसए नोड बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इंपल्स जनरेट करता है. पहली बात तो लोकेशन, बेटा सारे लोग याद करो मेरे साथ, लर्न करो मेरे साथ. एसए नोड की लोकेशन टॉप right corner of right atrium, called as the pacemaker of heart, generates the action potential of around 70 to 75 times per minute, auto excitable. When it generates the impulse, it sends the signal to both the atria, जिसकी वजह से both atria will eventually contract, which is called as atrial systole, and it will also send the signal to AV node, which is called as atrioventricular node, which is located in the lower left corner of right atrium. Lower left corner of right atrium. AV node से बेटा सिग्नल कहां जाता है? AV node से सिग्नल जाता है, देखो अब एनसीईआरटी ने ना, देखो यहाँ पे तो इसको बंडल ऑफ हिज रिप्रेजेंट कर दिया है जैसे हमने किया है ना, पर जो उन्होंने थ्योरी में लिखा है ना वो अलग लिखा है, जो मैं आपको बता दूंगी. पता दोनों ही चीजें होनी चाहिए. याद आपको एक रख लो, जो कि बंडल ऑफ हिज वाला जो हमने बनाया आप वो याद रख लो, पर पता आपको दोनों होना चाहिए. अगर बाई चांस, कभी ऐसा नहीं देंगे कि दोनों दे देंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे, नहीं, पर अगर बाई चांस कभी ऐसा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो ऐसे नोड से बेटा एवी नोड, एवी नोड से बेटा कहां? बंडल ऑफ हिज. बंडल ऑफ हिज देखो 2 पार्ट्स में से डिवाइडेड दिखा रहा है, और इवेंचुअली कहां? आपके पुरकिंजे फाइबर्स, आपके पुरकिंजे फाइबर्स. अच्छा एक चीज और बच्चों, एक चीज और, मैं जो आपको जनरल बहुत बात थी लेकिन पूछना भूल गई. हार्ट का ना बेटा ये वाला हिस्सा एपेक्स कहलाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आप नोट कर सकते हो, अपने डायग्राम में भी लिख सकते हो कि हार्ट का जो ये वाला हिस्सा होता है ये बेस होता है, ये वाला हिस्सा बेस होता है, और ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा एपेक्स कहलाता है. ठीक है. नीचे वाला हिस्सा एपेक्स कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा बेस कहलाता है. ये भी बहुत अच्छे से याद रखना. नीचे कोनिकल वाला पार्ट एपेक्स जो टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट, और ऊपर वाला हिस्सा बेस. अच्छा पहले मेरे को ये बताओ कि तुम्हें इस वाले डायग्राम में कोई दुख दर्द समस्या, फिर मैं तुम्हें बता रही हूँ एनसीईआरटी ने जो थ्योरी पार्ट है उसमें क्या अलग लिखा हुआ है. ठीक है.
अगर आपको ये समझ में आ गया तो मेरे को एक बार थम्स अप दे दो, एक बार मेरे को थम्स अप दे दो। बेटा तुमसे कभी किसी ने नॉर्मल कॉल पे बात नहीं किया, तुम यहाँ पे कर रहे हो, वीडियो कॉल कर लो। हाँ ना हो तो पढ़ लो यार, पढ़। अब एनसीईआरटी की कंफ्यूजन नहीं है, राइट, लेकिन दूसरा वाला भी तुम्हें याद हो जाएगा। दूसरे वाले में दिया हुआ है कि ए, तो क्लैरिटी होनी चाहिए बेटा टॉपिक की। तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि एवी नोड से जो बंडल आगे जाता है उसे बंडल ऑफ हिज नहीं बोला, उसे उन्होंने क्या बोला, उसे उन्होंने एवी बंडल बोला। अब देखो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। एक तो सिंपल तुम ये याद रख लो कि ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर, ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। लेकिन दूसरा वाला भी तुम्हें याद हो जाएगा। दूसरे वाले में दिया हुआ है कि एवी नोड से जो बंडल निकलती है ना, ये इसको डायग्राम में तो इन्होंने बंडल ऑफ हिज बोला है, बट थ्योरी में लिखा हुआ है इसे एवी बंडल बोलते हैं। इसे एवी बंडल बोलते हैं जो आगे जाके राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड कर जाता है, और राइट और लेफ्ट बंडल आगे जाके पुरकिंजे फाइबर बनाते हैं। और बंडल ऑफ हिज इन्होंने थ्योरी में लिखा हुआ है कि बंडल ऑफ हिज इज द लेफ्ट एंड राइट बंडल अलोंग विद द पुरकिंजे फाइबर। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? यस। मैं इसे नोट डाल के लिखती हूँ, फिर मुझे बताना तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं। तो मैं इसे अपने नोट से, ठीक है, टाइप ऑफ कार्डियक मसल्स, ऑफ कोर्स हार्ट कार्डियक मसल्स की बनी है, जो मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ, ठीक है। द वॉल, अच्छा तुम्हारे जो डाउट्स होंगे वो मैं ले लूंगी, जो तुम्हारे डाउट्स तुम डाउट उसमें लिखते हो, मैं टॉप डाउट्स तो लेती हूँ बेटा, काफी सारे डाउट्स का मैं खुद आंसर करती हूँ, काफी सारे डाउट्स का हमारे बैकएंड पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपके डाउट्स लेते हैं, तो आप जरूर अपने डाउट्स लिखिए, हम आपके डाउट्स लेते हैं। मैं तो बहुत सारे, और मैं जो लेती हूँ तो पिन भी हो जाते हैं, तो इस वाले के डाउट्स आप लिख देना, मैं ले लूंगी, ठीक है। The wall of ventricles are much thicker than that of atria, ये भी हम देख चुके हैं कि wall of ventricles जो होते हैं वो atria से ज्यादा थिक होते हैं। A specialized cardiac musculature called nodal tissue is also distributed in the heart. Special musculature जो होता है, जो आपके पूरे हार्ट में प्रेजेंट होता है, उसे आप नोडल टिश्यू बोलते हैं। A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium. It is called as sinoatrial node. टॉप राइट कॉर्नर पे राइट एट्रियम के होता है आपका साइनोएट्रियल नोड। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है जिसे आप एवी नोड बोलते हो, जो बिल्कुल एट्रिया और वेंट्रिकल को दीवार जो है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसके बिल्कुल पास होती है, क्योंकि नीचे की तरफ है ना। अब बंडल ऑफ, अब देखो एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है, A bundle of nodal fiber called AV bundle, बिल्कुल ध्यान से सुनो जो हमने लिखा है। A bundle of nodal fiber called AV bundle continue from AV node which pass through the atrioventricular septa to emerge on the top of interventricular septum, immediately divide into right and left bundle। तो AV bundle AV node से अराइज हुआ, फिर आगे जाके लेफ्ट राइट बंडल में डिवाइड कर गया, ठीक है, and give rise to minute fiber throughout the ventricle of the respective site called पुरकिंजे फाइबर। आगे जाके पुरकिंजे फाइबर बनाया। अब देखो इन्होंने बंडल ऑफ हिज किसको बोला यहाँ पे, द नोडल मस्कुलेचर। कहाँ इन्होंने हटा दिया है क्या? वो ये न्यू एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी? अरे भैया दिया हुआ था भाई, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो। यस भाई, तुम्हारे एनसीईआरटी में वो लाइन दी हुई है होंगी, लेकिन अभी तक बेटा सिर्फ वो लाइन नहीं दी हुई, बाकी वो सारी चीजें दी हुई है जो मैंने आपको बताया कि एवी नोड से एवी बंडल से ओल्ड में है, ओल्ड में बेटा इतना फास्ट तुम्हारे क्लास में इतने करोड़ों बच्चे हैं ना, मैं क्या बताऊं। ओल्ड में, न्यू में है, चलो ठीक है, मैं देख लूंगी। ओल्ड में है ना, मैं कल ले आऊंगी वो स्क्रीनशॉट, बट बेटा जो बताया वही है, बस वो एक लाइन नहीं है। एवी नोड से एवी बंडल से पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है, बस वही नहीं, वही वाली लाइन तो यहाँ पे गायब है कि दीज लेफ्ट एंड राइट बंडल अलोंग विद द पुरकिंजे फाइबर न्यू में है, न्यू में। अरे ठीक है भाई, इट्स ओके, मैं ले आऊंगी भाई, मैं तुम्हारे लूप में फंस जाती हूँ चैट्स के, छोड़ो, ठीक है ना। कोई वो अलग चीज तो दी नहीं हुई है, जो मैंने बताया वही दिया हुआ है, ठीक है। चलो न्यू में है, ओल्ड में मैं देख लूंगी। आगे देखना बेटा, the nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, दैट इज इट इज ऑटो एक्साइटेबल।
However, the number of action potential that could be generated in a minute vary in the different part of nodal system. देखो अब इन्होंने एक छोटी सी लाइन बेटा ऐड कर दी, इन्होंने बिल्कुल एक छोटी सी लाइन ऐड कर दी कि सब कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, बट सब अलग अलग अमाउंट में जनरेट कर सकते हैं। तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम यहाँ पे लिख लो, तुम यहाँ पे लिख लो एवी नोड कितना कर सकता है, बंडल ऑफ हिस कितना कर सकता है, पुरकिंजे फाइबर कितना कर सकता है, तुम यहाँ पे लिख लो, ठीक है ना। The SA node can generate maximum number of action potential 70 से 75 times and is responsible for initiating and maintaining the contractile activity। और कैसे करता है वो अगले दिन मैं आपको बताऊंगी। It is called as pacemaker। Heart normally beats 70 से 75 times in a minute, क्योंकि उसके पेस को कौन कंट्रोल करता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो यहाँ तक कोई दुखद समस्या तो नहीं,